अच्छा, इसके लिए ना मैंने ये प्लान किया हुआ था कि जो हमारे चैप्टर्स हैं ना, उसमें चैप्टर 1 और 2 मैंने देख लिया हुआ है। तो हम ऐसा करेंगे कि क्विकली इन चैप्टर्स के हर सब हेडिंग में जाएँगे और वहाँ पे जो ये समरी वाला टैब है ना, वहाँ पे जाके एक दफ़ा ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, तो उसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर भी हो जाएँगे। तो एक दफ़ा मैं यही रीड आउट करके ना थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर दूँगा और जो है ना हमारी सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएँगी। सही है, तो इस अप्रोच से करेंगे तो कवर होगा, वरना तो बहुत ज़्यादा सही है। और ये है कि जिस चीज़ की नहीं किसी को समझ आएगी वो मे बी डिटेल में जा भी सकते हैं, या कम से कम आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट है जिसमें मैंने डिटेल में अपनी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सही है। ठीक है। तो हाँ, चैप्टर 1 तो वैसे भी जो हमने ऑलरेडी देख लिया था प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में, सेम कॉन्सेप्ट है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या कैसे हमने अपना मेंटल मोड चेंज करना है, कि हम एजेंट फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जिसमें जनरल एजेंट्स हैं वो कस्टम एजेंट्स बना रहे हैं और इस तरीके से चीज़ें आगे लेकर चल रहे हैं। सही है, तो इसीलिए इसको ज़रा हम क्विकली लेकर चलेंगे। सही है। तो बाकी जो ज्वाइन करेगा उसको मैं साथ ऐड करता रहूँगा। एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ कि कोई कुछ कह तो नहीं रहा मुझे। सही है। अच्छा, तो यार सबसे पहले ये जो हमारा चैप्टर में टॉपिक है ना, वो ये है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड द एजेंट मैच्योरिटी मॉडल, के 2025 में कहाँ से चीज़ें जो है ना वो चेंज होना शुरू हुई। ठीक है, फुल लेसन में काफ़ी डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है कि है बैकग्राउंड, थोड़ा-सा हिस्ट्री के क्या चीज़ें कैसे चली, थोड़ा-सा हम उसको समरी वर्ज़न में देख लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 2025 में ऐसा हुआ था कि मल्टीपल ट्रेंड्स ने कन्वर्ज किया था। कन्वर्ज मतलब मिल गए थे, जिसमें एआई कैपेबिलिटी प्रोडक्शन क्वालिटी पे चली गई थी, यानी एआई से जो हम चीज़ें बनाते थे, उसको हम प्रोडक्शन क्वालिटी की भी बना सकते थे। डेवलपर ने भी इस चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था और जो कंपनीज़ थी, वो भी एआई का आर्किटेक्चर अडॉप्ट करने लग गई थी। तो इस वजह से जो है ना वो हमारे पास ये फ्रेमवर्क पैदा हो गया कि हम जनरल एजेंट्स के ज़रिए से कस्टम एजेंट्स वगैरह बनाएँगे और उस तरीके से जो है ना वो आगे एआई ड्रिवन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो वही 2 पाथ्स फ्रेमवर्क इसको कहते हैं, क्योंकि एक पाथ ये है जनरल एजेंट्स वाला, जो कि ये है कि हमारे पास क्लाउड कोड है, जेमिनी सीएलआई है, गूज़ है, ये सारे हमारे पास जनरल एजेंट्स हैं। जनरल एजेंट्स में की डिटेल हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि जो कि जो है ना वो क्रिएटिव हों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करें, तो उनको हम जनरल एजेंट्स कहते हैं। और जो कस्टम एजेंट्स हैं वो ये हैं कि हमारे पास एक नीश डिफाइन हो जाएगी और उसमें हमें कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, उसमें हमें सेम रिडंडेंट काम चाहिए, जो मल्टीपल टाइम्स वो कर सकें। तो वो होते हैं कस्टम एजेंट्स। ठीक है। तो ये 2 पाथ हमारा फ्रेमवर्क इसमें डेवलप हो गया और मतलब कि ये 2 किस्म के एजेंट्स हैं और हमने इसको नाम दिया एजेंट फैक्ट्री, कि हम जनरल एजेंट्स की मदद से कस्टम एजेंट्स को बिल्ड किया करेंगे। ठीक है। अब इसमें आगे वो क्या कह रहा है कि व्हेन द सेम सिग्नल अपीयर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है, इट इंडिकेट्स द रियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो कह रहा है कि मल्टीपल सोर्सेस से, एकेडेमिया से भी ये आवाज़ आई, सर्वेज भी, स्टार्टअप्स भी, कॉर्पोरेट एक्विजिशंस का मतलब है कि जो कंपनीज़ ने छोटी कंपनीज़ को अपने अंदर एक्वायर करना शुरू कर दिया, छोटी कंपनीज़ एआई वाली। तो उससे भी पता चला कि डेफ़िनिटली ये कॉन्सेप्ट है जो कि आगे चीज़ों को लेकर चलेगा। तो इससे भी हमें ये वैलिडेट हो गया कि इसी तरह के कॉन्सेप्ट को हमें आगे लेकर चलना है। ठीक है? तो जनरल एजेंट का रोल ऐसे होगा डायरेक्टर, कि वो चीज़ों को डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है? और कस्टम एजेंट जो है ना वो बिल्डर, कि वो अल्टीमेटली जो हमारे कोर इंजीनियरिंग वाले काम है ना, वो कस्टम एजेंट कर रहा होगा नीश में जाके। ठीक है? और इसका ये भी रिज़ल्ट निकला कि जो हमारी ऑलरेडी सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट होता था ना, कि हम सॉफ्टवेयर एज़ अ सॉल्यूशन बेचते होते थे, उसको कहते हैं सैस बेचते होते थे। सैस की बजाय एआई बेस्ड जो है ना सॉल्यूशंस आने लग गए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एआई भी इन अदर वर्ड्स एक सॉफ्टवेयर की ही टाइप है। तो हम ये कहते हैं कि एआई ने ही या सॉफ्टवेयर ने ही अपने आप को डिसरप्ट कर लिया। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर सेल्फ डिसरप्शन का भी दौर आ गया। ठीक है? अब कुछ इन्होंने फैक्ट्स बताए हुए हैं, ये मतलब कि एक दफ़ा आप पढ़ेंगे, आपको ज़हन में रखने की ज़रूरत है या थोड़ा मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिंपल फैक्ट्स हैं। जैसे कि ये एक कॉन्फ्रेंस थी, आई डोंट नो, मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो वहाँ पे ये हुआ था कि एक और जुनैद भाई भी, हाँ, तो कॉम्पिटिशन था, तो उसमें जो एआई मॉडल था ना,
उसने परफेक्ट स्कोर अचीव कर लिया था। जेमिनी के एआई मॉडल ने 10 आउट ऑफ 12 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था। एक ऐसी प्रॉब्लम भी थी जो कोई ह्यूमन टीम नहीं सॉल्व कर सकी थी, वो इन दोनों एआईज ने कर लिया था। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी याद है जब हम ऐसे ऐसे चीज़ों को अडॉप्ट करे थे तो ये वाला पॉइंट भी आया था, तो हम तब से ही शुरू हो गए थे कि एआई विल टेक जॉब्स एंड एवरीथिंग। तो ये 2025 में ही था, लास्ट ईयर की बात ही है। ठीक है। और ये कोई बेंचमार्क की बात कर रहा है जिसमें क्लॉड के मॉडल ने 49% विन रेट अचीव किया था। ठीक है, ह्यूमन एक्सपर्ट्स के ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे कि ये फैक्ट्स हैं, ये स्टैट्स हैं, इनका क्या है। इससे बस अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट ये मिलता है कि हम जो चीज़ पढ़ने लगे हैं ना, ये कोई हम हवा में बातें नहीं कर रहे। ये एक बड़ी रिसर्च ड्रिवन चीज़ है, और आगे बताते भी हैं कि क्या मॉडल जो है ना वो हमें पता चला, तो इसीलिए उसकी क्रेडिबिलिटी डेवलप करने की चीज़ें। स्टैक, अगर किसी का कोई बीच में सवाल होगा तो डेफिनेटली आप पूछें, वरना ये तो मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी बस इनको कवर करूँ चीज़ों को। सही है। स्टैक ओवरफ्लो की वो बात कर रहा है कि 84% डेवलपर्स जो है ना वो एआई कोडिंग टूल्स यूज़ करने लग गए थे अकॉर्डिंग टू स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है। 90% ऑप्शन रेट आ गया डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स में। 25% स्टार्टअप जो वाई कॉम्बिनेटर लेने लग गया था वो एआई जनरेटेड व्यू कोड को यूज़ करते थे। ये थोड़ी बहुत ना क्रेडिबिलिटी डेवलप हो रही। ठीक है। तो क्या क्रिटिकल पैटर्न जो है ना वो उनको पता चला कि एग्जैक्टली वही चीज़ के जनरल एजेंट्स की मदद से हम चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ से कस्टम एजेंट पे बात जाएगी, हमारा कोर इंजीनियरिंग हो जाएगी तो प्रोडक्ट बन जाएगा, उसको अब हमने स्केल करना है। ठीक है। जनरल एजेंट को भी हम यूज़ करेंगे ऑप्टिमाइज करने के लिए, और अगले जनरेशन को बनाने के लिए जो कस्टम एजेंट है वो तो हमारा सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा वो। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अपॉर्चुनिटी विंडोज इन द टेक ट्रांजिशन लास्ट 3 to 5 years ए डेवलपमेंट। तो कहते हैं ये इसने एग्जाम्पल्स पहले भी दी हुई थी कि जब इंटरनेट की रेवोल्यूशन आई थी तो सारी रेवोल्यूशन इस तरह वो कह रहा है, वे रेवोल्यूशन आ रही है। तो ये जो होती है ना रेवोल्यूशन, इसका मतलब कि अर्ली अडॉप्टर्स जो होते हैं उनको बड़ा फायदा होता है। तो उसमें 3 to 5 years तक का प्लान होता है कि जिसमें अर्ली अडॉप्टर्स आ जाए ना तो वो स्केल अप कर जाते हैं। तो कह रहे हैं कि एआई नेटिव डेवलपमेंट को भी 1 से 2 साल ही हुए हैं, तो अभी हमारे लिए एक अच्छा टाइम है हम ये चीज़ों को सीखें और इनको जो है ना वो आगे लेकर चलें। ठीक है। बाकी वो कहता है कि जन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है कि जनरल एजेंट फेज, उससे ट्रांसलेशन फेज में जाते हैं, फिर कस्टम एजेंट फेज में जाते हैं, फिर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट फेज में जाते हैं। वही चीज़ें जो हम क्लास में करते भी आते हैं कि हम एक्सप्लोर करते हैं जनरल एजेंट यानी क्लॉड से हम एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ से हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मिलती है। ठीक है। तो अल्टीमेटली हम कस्टम एजेंट, अभी ये है कि हम कस्टम एजेंट्स नहीं बना रहे अपने प्रैक्टिकल वर्क में, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा वो एक सोल्यूशन हो जाएगा ना तो वो हम उसको कस्टम एजेंट ही कहेंगे, कि जो कि एक सब एजेंट होगा जिसमें उसके साथ स्किल्स होंगी। ठीक है। और बाद में हम उसको अल्टीमेटली इटरेटिवली कंटिन्यूअसली जो है इम्प्रूव भी कर सकेंगे। अच्छा। कस्टमर एजेंट्स एग्जिस्ट बिकॉज़ जनरल एजेंट्स create flexibility for speed, reliability, governance and selection readiness। ठीक है। वो कह रहे हैं जनरल एजेंट्स को हमें जो है ना वो फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें ना उसमें कम हो जाती हैं, तो इसलिए हमें कस्टम एजेंट्स पे अल्टीमेटली जाना पड़ता है। तो खैर, कॉमन मिस्टेक्स क्या है। वो कह रहे हैं ट्रीटिंग जनरल एंड कस्टम एजेंट्स एज कॉम्पिटिटर्स रेदर देन अंडरस्टैंडिंग देयर सर्व डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है। कि जनरल एजेंट्स हमने कस्टम एजेंट्स बनाने हैं, हम उनको कंपेटिटर्स नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैंने कोई ऐसा टास्क करना है जो कि बिल्कुल नया है, मैंने भी रिसर्च करनी है, तो मैं ये नहीं सोच सकता कि यार मैं जनरल एजेंट से करूँ या कस्टम एजेंट से करूँ, यानी कि क्लॉड सीएलआई को यूज करूँ या मैं क्लॉड एजेंट एसडीके से कोई एक बहुत ही हाईली नीश वाला एजेंट बनाऊं और उसके जरिए से करूँ। क्योंकि जब मुझे पता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला टास्क है तो मैं जो है ना जनरल एजेंट से ही उसको करना प्रेफर करूंगा। ठीक है। और जब मेरे पास वो सोल्यूशन मैच्योर हो जाएगा, लेट्स से कोई एक नीश में रिसर्च करने वाला एजेंट मुझे मिल जाएगा, तो फिर मैं वो कस्टम एजेंट की तरफ निकल जाऊंगा। ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं कि अगर हम इस चीज़ को ना माने तो वो भी हमारी मिस्टेक है, अगर हम कहेंगे तो सिर्फ हाइप ही है। ठीक है। अच्छा। और वो कह रहा है कि हम एआई नेटिव डेवलपमेंट को तब तक लर्न ना करें जब तक कि हम कहें कि यार अभी तो अपॉर्चुनिटी विंडो बिल्कुल नहीं है, हम बाद में देखेंगे, तो ये भी हमारी एक मिस्टेक होगी। ठीक है। और हम अगर ये बिलीव करें कि जो हम ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस पढ़ चुके हैं, सिंटेक्स मैस्ट्री, एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन, तो यही सफिशिएंट है, तो ये भी हमारी मिस्टेक होगी। ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं कि आगे चैप्टर के कनेक्शंस क्या हैं कि हम एआई पढ़ेंगे तो उसके बाद हम रोल एवोल्यूशन की तरफ जाएंगे, कोड एज ऑर्केस्ट्रेटर वो हम आगे पढ़ते हैं कि कोडर ऑर्केस्ट्रेट कैसे कर सकता है चीज़ें, ये सारी चीज़ें। तो ये उन्होंने बताया कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या आया था। ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि ये चीज़ भी हमें इम्पोर्टेंट जानना ज़रूरी है कि एलएलएम्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और उनके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो भी हम ये चैट जीपीटी जो एआई मॉडल वगैरह यूज़ कर रहे हैं इनको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं, क्योंकि ये लार्ज लैंग्वेज के ऊपर ट्रेंड है। प्रेडिक्टिव एआई
पे ही ये काम कर रहे होते हैं। प्रेडिक्टिव से हम जनरेटिव में आए हैं। जनरेटिव में सिर्फ ये है कि प्रेडिक्टिव में क्योंकि हम डाटा एनालिसिस करके आगे चीज़ें प्रेडिक्ट करते थे, जनरेटिव में ये हो गया है कि हम नेक्स्ट पर प्रिडिक्शन करते हैं। तो जब हम नेक्स्ट पर प्रिडिक्शन करते हैं ना, तो इनमें कोई थॉट नहीं है। इनमें वो जो ट्रेनिंग डाटा है ना, उसके साथ कंपैरिजन है सिर्फ कि यार जितना ज़्यादा मैंने ट्रेन किया है, तो जब मेरे पास जब भी 2+2 आया है, इक्वल टू आया है, 2+2 इक्वल टू, तो हमेशा मेरी ट्रेनिंग डाटा में आगे 4 ही आए। ठीक है, तो फिर इसलिए यहाँ पे 4 ही आएगा। तो इस तरह से जो है ना वो काम करते हैं। उन वो प्रोसेस नहीं करते, 2 में 2 ऐड नहीं करते, वो तो हमारा माइंड ही करता है। ठीक है, तो इस वजह से वो कह रहा है कि हमें ये समझना चाहिए कि जो एलएलएम है ना, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक एक्सपर्ट है, लेकिन इसको एमनीजिया है। एमनीजिया होता है कि एमनीजिया क्या, एमनीजिया एक बीमारी है। ठीक है, मैं इसको एमनीजिया इज अ डिजीज जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल उसने बताया कि एलएलएम्स के पास मेमोरी नहीं होती। आपने देखा होगा कि जब भी शुरू में होता था, जो मॉडल्स होते थे कि हम उससे कोई बात करते थे, बाद में जब नया चैट ओपन करते हैं, तो अभी भी होता है, नई चैट ओपन करते हैं फिर तो वैसे उसको नहीं पता होता ना, कभी कभी उसमें वापस आते हैं तो उसको नहीं पता होता। हम कहते हैं कि यार अब तो उसे पता चल जाता है। अब भी उसको ऐसे पता चलता है कि वो हर दफा पिछले पीछे सारे मैसेजेस को भी एज अ कॉन्टेक्स्ट दे रहा होता है। ठीक है, तभी उसे पता चलता है, वरना उसके पास मेमोरी नहीं होती। ठीक है, सेकेंडली ये है कि एजेंट्स जो है ना, अगेन उनकी कोई स्टेट नहीं होती। ठीक है, डायरेक्टली सोल्यूशन बनाते हैं। स्टेटलेसनेस क्रिएट्स एजेंट और एमडी प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट्स क्रिएट वैलिडेशन फेज लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट क्रिएट्स स्पेसिफिकेशन फर्स्ट थिंकिंग। ठीक है, इनमें कितना मुश्किल लैंग्वेज यहाँ पे यूज की हुई है। एजेंट स्टेटलेस होते हैं, वो यहाँ से हम पढ़ते हैं। वो कैसे होते हैं कि अगर हम व्हाट स्टेटलेस एक्चुअली मींस, थिंक ऑफ ईच एपीआई कॉल टू एन एलएलएम एज कंप्लीटली फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, इसका तो ये मतलब है कि इनके पास मेमोरी नहीं है। स्टेटलेस का ये मतलब है कि उसके पास मेमोरी नहीं होती। ठीक है, और ये वीडियो गेम्स में टर्म यूज होती है ना, वो स्टेट, सेफ स्टेट, और वो उस कॉन्टेक्स्ट में वो हाँ ऐसा ही है। हर हर चीज़ की एक स्टेट मशीन भी होती है। अगर हमने कोई डिफाइन करना होता है प्रोसेस, तो हम उसमें कहते हैं कि उसकी स्टेट मशीन जो है ना, वो हम देख लें कि कैसे काम करती है, कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे वो चीज़ जाती है। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि एलएलएम्स की कोई स्टेट नहीं होती। ठीक है, अ, सबसे बड़ा जो मसला इस बुक का अभी तक मुझे आया ना, वो ये है कि हम एक चीज़ पढ़ते हैं, जब उस पर वापस आते हैं ना, तो वो अपडेट हुई होती है। यहाँ तो उसके बारे में पता चल जाए कि ये दोबारा अपडेट होगी, क्योंकि ये आज अपडेट हुआ है अब। बिल्कुल, और ये पड़ा पिछले 2 हफ्ते पहले का हुआ है। सही है। आ, यहाँ से देखते हैं। पहला कंस्ट्रेंट स्टेटलेस वाली हमने बात कर ली, ये सारी उसकी डिटेल बता रहा है कि यार हम उसे कहते हैं माय नेम इज़ माया, तो वो बताता है। जब हम ये कहते हैं व्हाट इज़ माय नेम, तो एप्लीकेशन तो बताती है, हमें पता चल जाता है कि उसने हमें बता दिया। लेकिन एप्लीकेशन में क्या होता है कि पहले वो अपना पहला प्रॉम्प्ट भी दे रहा है, फिर अगला भी दे रहा होता है, तो उसको कॉन्टेक्स्ट दे रहा होता है। ठीक है, ये उसकी पहली कंस्ट्रेंट है। सेकंड कंस्ट्रेंट है कि एलएलएम्स प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक नहीं होते। ये मैथमेटिकल टर्म्स है। इसका मतलब ये है कि वो नेक्स्ट में प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी पे ही काम कर रहे हैं। कि वो देखता है कि जब भी ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स मेरे पास आए हैं, तो उसका अगला वर्ड क्या होना चाहिए। ठीक है, जो भी मेरे पास ट्रेनिंग हुई है, तो उसकी जिस वर्ड की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है ना, वो उसको चूज कर लेता है। उसको एग्जैक्टली पता होता है कि यही वर्ड मैंने मुझे सामने देना चाहिए। अगर उसको ये पता था, तो हम कहते हैं कि वो उसने डिटरमिन कर लिया, तो उसकी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच हो जाती है। ठीक है, तो ये एलएलएम्स का सेकंड कंस्ट्रेंट है। और प्रोबेबिलिस्टिक होता है क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप डिटेल में अगर देख लें, लेकिन मोटा मोटा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। फिर हमने ये देखा था कि इसमें टेम्परेचर होते हैं। टेम्परेचर एक एक फीचर होता है। ठीक है, टेम्परेचर हम जितना लो करेंगे ना, यानी जीरो के करीब लेकर आएंगे, उतना ज़्यादा वो डिटर्मिनिस्टिक या लेस क्रिएटिव होता रहेगा। यानी कि जो अल्टीमेटली उसके पास लेट्स से एंड पे 10 वर्ड्स आते हैं ना, कि इसमें से मैंने ये देखना है कि ये वर्ड मैंने आगे डालने, तो उसमें सिर्फ वो यही करेगा कि जिसकी सिर्फ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी ना, लाइक 99% प्रोबेबिलिटी होगी हार्ड कोड कर देगा, उसी को ही लेकर आएगा। अगर हम टेम्परेचर जितना बढ़ाते रहेंगे, तो उसमें ये होगा कि वो क्रिएटिव एलिमेंट भी डालेगा कि हाँ यार, प्रोबेबिलिटी तो ये कह रही है, लेकिन हो सकता है कि इसके आगे ये वाला वर्ड भी मैं डाल दूं, तो दैट मे ऑल्सो वर्क। तो वो फिर हम कहेंगे कि वो क्रिएटिव सा उसने कोई हम बना दी। तो हमने पोएम्स वगैरह लिखनी होती हैं अगर, तो हम टेम्परेचर हाई करके कराते हैं। और अगर हमने कोई बिल्कुल ऐसा काम कर पूछना है उससे जो कि एक फैक्ट है, तो वो टेम्परेचर जीरो करके बताएंगे, तो वो बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से बता देगा। ठीक है, और
वाई दिस मैटर्स, आपने देखना है कि ये चीज़ें पढ़ने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये लिमिटेशंस थी ना सारी, तो इन्हीं को ही इम्प्रूव करके उन्होंने काम किया, तो अब वो कहते हैं कि हम एआई नेटिव पे आ गए। तीसरा एलएलएम्स का कंस्ट्रेंट ये होता है कि उनके पास कॉन्टेक्स्ट लिमिटेड होता है, ठीक है, इनफाइनाइट कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। ये तो अभी भी एजेंट्स का भी मसला है, ठीक है, और इस पर भी एक्चुअली काम हो रहा है। अभी तक एजेंट्स ऐसे काम करते हैं कि वो कॉन्टेक्स्ट को कॉम्पैक्ट करके एक मार्कडाउन फाइल में सेव कर देते हैं, जैसे क्लॉड ऐसे काम करता है। तो इससे जो है ना ये कुछ प्रॉब्लम पार्शियली सॉल्व हो जाता है, लेकिन एलएलएम्स का ये बहुत बड़ा मसला था। बाकी इधर कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है, ये टोकन्स कितने हैं, ये सारा कुछ भी लिखा हुआ है थोड़ा सा डिटेल में, तो वो भी आप देख लीजिएगा। सही है। कॉन्टेक्स्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर स्पेसिफिकेशंस के लिए हम कर रहे हैं तो हम जो है ना ट्रंकेट कर सकते हैं चीज़ों को, कोड के लिए कर रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। मैंने थोड़ा सा ना अपना प्रोफाइल भी यहाँ से चेंज किया हुआ है कि यार इंटरमीडिएट लेवल पे, तो इसलिए भी थोड़ी सी ना ये मुश्किल टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहा है, तो आप आसान भी यूज़ अपने कर सकते हैं, और यहाँ से हमेशा इसको आस्क पे भी जा सकते हैं, तो ये आपको आसान करके बता देगा। ठीक है। अब कहता है कि ये कंस्ट्रेंट अलग अलग नहीं है, ये आइसोलेटेड नहीं है, ये भी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि स्टेटलेसनेस के साथ कहता है कि अगर लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट आ जाए, भी आता है, क्योंकि एलएलएम स्टेटलेस भी हैं, लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट भी हैं। अगर प्रोबेबिलिस्टिक है तो उसके साथ साथ स्टेटस भी हो, तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर हम इनको कंबाइन करके भी देख लें, तो वो उन्होंने यहाँ पे डिटेल बताएंगे। लेट्स से वो कह रहा है कंस्ट्रेंट भी, कॉन्टेक्स्ट भी कंस्ट्रेंट है, और मॉडल के पास लेस इंफॉर्मेशन भी है, तो इसलिए वो प्रोबेबिलिस्टिक जनरेशन भी कर रहा है, तो उससे हमारे पास ये नुकसान हो सकते हैं। ठीक है। तो इसको एड्रेस करने के लिए क्या किया, स्टेटलेसनेस को एड्रेस करने के लिए एजेंट्स डॉट एम जी, स्पेक डॉट एम डी, एमसीपी स्किल्स का कंसेप्ट आ गया, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक चीज़ को एड्रेस करने के लिए कि यार प्रोबेबिलिटी और क्रिएटिव होता है, हमने स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट पे चले गए, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में चले गए, क्वालिटीज बढ़ा दी चीज़ों की, ताकि अगर वो प्रोबेबिलिटी बेसिस पर जवाब दे भी रहा है एलएलएम, ठीक है, क्योंकि एजेंट के पीछे वही लगा होता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें पता हो कि हमने उसके इर्द गिर्द टेस्ट ही इतने लगा दिए कि वो हाई चांस है कि वो जो प्रोबेबिलिटी को उसने जवाब दिया है, या जो उसने जनरेट किया है, या जो उसने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, वो ठीक ही है। ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट के लिए हमने ये किया कि स्पेसिफिकेशन फर्स्ट थिंकिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी से कैसे कॉन्टेक्स्ट मैनेज करना है, और स्पेसिफिकेशन फर्स्ट यहाँ पे भी उन्होंने ये लिखा हुआ है। स्पेसिफिकेशन मैनेज करने के लिए, एक कॉन्टेक्स्ट मैनेज करने के लिए स्पेसिफिकेशन का मतलब यही है कि अगर मैं उसको पहले ही एक स्पेक उसको प्रोवाइड कर दूं पूरी, ठीक है, रेदर देन कि मैंने उसे एक काम करवाया, फिर उसे नेक्स्ट इटरेशन में मैंने उसे एक और फीचर डलवाया, उसे नेक्स्ट इटरेशन में एक और फीचर डलवाया, मोस्ट प्रोबेबली जब आप फिफ्थ या सिक्स इटरेशन पे जाओगे तो उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो पूरी हो जाएगी, उसके बाद रोले आने शुरू हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है हम उसे पूरा पूरा स्पेक पहले दे देते हैं, तो उसको एक मार्कडाउन फाइल में सेव कर देगा, चाहे आपका कॉन्टेक्स्ट खत्म भी हो गया है, नई विंडो पे आ गया है, नया सेशन लगा है, वो जब मार्कडाउन पड़ेगा तो उसको सारा पता चल जाएगा कि यार यहाँ तक मामला हो गए थे, अब उसके बाद मैंने आगे चीजें लेकर चल ली। तो ये कुछ कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करने के तरीके हैं। ठीक है। अब हम ये ओवरऑल जनरली ये पढ़ रहे हैं कि हमें पता नहीं चाहिए जनरल एजेंट्स की बेसिक फाउंडेशन है कि यार ये चीजें अभी तक एआई की हो चुकी थी, और इस तरह से अब काम चल रहा है। ठीक है। और बस यही इसमें थे, इन्होंने बताया कि 3 कोर कंस्ट्रेंट्स हमें पता होने चाहिए, स्टेटलेसनेस, प्रोबेबिलिस्टिक नेचर और कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अगले इस पे आते हैं। अगले पे वो कह रहा है एग्जैक्ट दोबारा वही चीज़ कि अब पहले कोडर होता था, अब वो ऑर्केस्ट्रेटर है। ऑर्केस्ट्रेटर भी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था कि ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हारमोनी में चल रहे हैं, तो जो एक उनको ये डायरेक्ट करने वाला डायरेक्टर होता है ना, कि यार अब आपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाने हैं, अब आपने ट्रम्पेट बजाना है, अब आपने ड्रम बजाना है, वो डायरेक्ट करने वाला बंदा उसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रेटर। तो हमारे पास वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम समझ सकते हैं एजेंट के टूल्स हैं, डिफरेंट एमसीपीज हैं, स्किल्स हैं जो एजेंट्स के पास हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग हैं वो एजेंट्स हैं, और हम जो है ना जो इनको डायरेक्ट करने वाले हैं वो हम ऑर्केस्ट्रेटर हैं। तो वो कह रहा है अब हमने ऐसी चीज़ों को लेकर चलना है, और ये होता है ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट, लूप, ऊडा लूप। ठीक है। इसके बारे में कोई और मीटिंग में आ रहा है बताइए। ठीक है। अच्छा। तो की मेंटल मॉडल्स यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स इसमें बताए हैं, टाइपिस्ट वर्सेस ऑर्केस्ट्रेटर, एज द टाइटल सजेस्ट्स, ये तो बेस फेयरली सिंपल है कि पहले हम टाइप करते होते थे कोड को, अब कोड करेगा एआई एजेंट, क्लॉड करेगा, हमने ऑर्केस्ट्रेट करना है कि कौन सा एजेंट करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजें हमने देखनी है, हमने आर्किटेक्चर वाली साइड पर फोकस करना है। ठीक है। हम जजमेंट प्रोवाइड करेंगे अभी भी, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ अगर एजेंट अचीव करेगा तो हम उसको सक्सेस कहेंगे, वो चीज़ हम एजेंट को बताएंगे तो अचीव करने वाला उसका काम है, लेकिन हमने मेजर करना है कि यार ये सक्सेसफुल हो गया या नहीं हो गया।
ठीक है, क्या चीज़ें मैं अभी जो है ना बाद में करूंगा, पहले करूंगा, तो इसका मतलब है ट्रेड ऑफ्स वो आगे, ये सारे जजमेंट्स हमने करनी है, लेकिन एग्जीक्यूशन एआई ने करना है। ठीक है, एआई कैसे काम करता है, एआई एजेंट्स कैसे काम करते हैं, वो एक ओडा लूप में काम करते हैं। ये होता है ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट। ठीक है, हमने देखा भी है कि हमारा हमने क्लासेस में भी जब किया है तो जनरली आइट्रेशन आइट्रेशन होता है, लूप लूप में काम चल रहा होता है। जो भी हम काम देते हैं एजेंट को करने के लिए, वो सबसे पहले उस काम को ऑब्जर्व करता है कि ये काम क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद वो देखता है, फाइल स्ट्रक्चर देखता है कि ये काम को मैं कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, मेरे पास कोई स्किल है या नहीं है। जब उसके पास ये सारा डाटा आ जाता है, फिर वो डिसाइड करता है कि मैंने इसको कैसे आगे चीज़ों को लेकर चलना है, एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाता है। देन वो एक्ट करता है, वो उसको परफॉर्म कर देता है। और इसके बाद एक आखिरी फेज भी होता है, करेक्ट। ठीक है, उसको लूप में नहीं हम करते, क्योंकि करेक्ट बेस्ड ऑन जो सक्सेस आ गई या नहीं आ गई तो वो डिटरमिन करता है। लेकिन अगर वो काम अचीव हो जाता है तो फिर नहीं होता तो वो उसको करेक्ट भी करता है, दोबारा ऑब्जर्व पे चला जाता है, देखता है कि अब एरर क्या था साथ उसमें, फिर करता है, फिर इस तरह इस लूप में चलता रहता है। तो इस लूप में ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें एजेंट्स काम करते हैं। ठीक है, और ए फोर ए आई टूल जनरेशन, जनरेशन वन ऑटो कंप्लीट, जनरेशन टू फंक्शन जनरेशन, जनरेशन थ्री ई जनरेशन एक्सपैंड द स्कोप ऑफ ऑटोनोमस कैपेबिलिटी। इसको देख लेते हैं। जजमेंट, ओडा लूप। ठीक है, 5 जनरेशंस उधर समरी में, आई डोंट नो व्हाई 4 आ रही है। वो कह रहे हैं कि टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर इन 2026 वी नीड टू ट्रेस हाउ एआई डेवलपमेंट टूल्स इवॉल्व्ड। ठीक है, ये भी हिस्ट्री से ही आ रहा है कि यार 2021-22 में क्या हो रहा था। इंटेलिजेंट ऑटो कंप्लीट के सिर्फ गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म्स या को पायलट क्या करते थे कि जब हम कोई टेक्स्ट लिखने लगते थे ना, आपने ईमेल में भी देखा होगा, हमें नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करके बता देते थे कि आप शायद ये लिखना चाहते हैं, तो उसको घोस्ट टेक्स्ट की वो बात कर रहा है। तो उस वक्त जनरेशन वन में ये था कि ऑटो कंप्लीट इंटेलिजेंट हो गया हुआ था। ठीक है, हमारा सिर्फ ये रोल था कि हमने देखना था कि यार वो टाइपिस्ट थे हम उस फीचर के साथ। जनरेशन टू में क्या हो गया 22-23 में कि फंक्शन जनरेट आ गया। जैसे कि हम जो है ना, हमने चैट जीपीटी से थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट करके ना, हमें थोड़ा बहुत कोड पता चल गया कि यार हमने उससे कहा कि यार मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, उसमें मुझे ये फंक्शन चाहिए जो कि लेट से अरिथमेटिक मीन डिफाइन कर लेता है किसी किसी भी अरे का। ठीक है, तो वो उसने कोड लिख दिया, फंक्शन लिख दिया, मैं हमने कॉपी किया, अपने पास डाल दिया। ठीक है, इसकी बॉटलनेक ये थी कि एआई को प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर नहीं पता होता था, हम प्रॉम्प्ट करते, कॉपी पेस्ट करते थे, और बहुत से लोग हैं अभी तक इसी फेज में फंसे हुए हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता एआई का क्या है, या कुछ को कहते हैं हमें पता भी है, हम चैट जीपीटी जामाना यूज करते हैं, लेकिन वो यही करते हैं, वहाँ लिखते हैं, कॉपी करते हैं, अपने पास लेकर आते हैं। जनरेशन 2-3 में आ गया कि वो फीचर इंप्लीमेंट होने लग गई चीज़ों में। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो कर्सर और VS कोड जैसे आईडीज यूज करते थे, तो उसमें वो आप कह लें कि को पायलट पे कोड ही लगा देते थे कि आपने अब जनरेट तो कर दिया जिस तरह चैट जीपीटी ने कर दिया, लेकिन वो हमारे कोड बेस में साथ इंप्लीमेंट भी कर दें। ठीक है, 23-24 में आने लग गया था। तो अब 24-25 में ये आ गया कि एजेंटिक मेन स्ट्रीम आ गई है। ठीक है, ये अब भी हम देख रहे हैं। ठीक है, कि थोड़े बहुत एजेंट्स आने लग गए, उसमें एमसीपी आया, ऑर्केस्ट्रेशन आ गई, पता लग गया। ठीक है, और ह्यूमन ऑर्केस्ट्रेटर का रोल आ गया। अब वो कह रहे हैं जनरेशन 5 2026 से आगे ये चीज़ नहीं आई, ये मैंने भी पहले नहीं पढ़ी थी। ये क्या है कि बियॉन्ड सेल्फ इवॉल्विंग इकोसिस्टम्स। तो इसमें क्या है कि हम रेजिडेंट एआई का एरा यूज करें। ठीक है, इसमें जो क्लॉड का नया सबसे वो आया है ना, क्या है उसका नाम, क्लॉड बॉट उसका नाम है, ओपन क्लॉ, जिस ओपन क्लॉ है जो। ठीक है, वो ऐसे ही करता है ना कि वो हमारे सिस्टम पे ही हमेशा अप रहता है, और काम वो इस तरह का ही कर रहा होता है। एजेंट वाले क्लॉड को तो हमें फिर चलाना पड़ता है ना सीसीआर कॉल करके, तो इसलिए हमने उसका नाम दे दिया कि रेजिडेंट एआई, कि वो हमारे सिस्टम पे ही रहने लग गया अब एआई। तो इसलिए वो देखता है कैसी चीज़ें चल रही हैं, लर्न करता रहता है, उसकी बेसिस पर काम करके देगा। तो इसको अभी भी कह सकते हैं कि वो सेल्फ फील भी कर रहा है। ठीक है, रेजिडेंट एआई है, एआई मॉनिटर्स प्रोडक्शन टेलीमेट्री इफ लेटेंसी स्पाइक इज रेटेड कुबरनेटिस क्लस्टर। ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, बट कहने का मकसद है कि हम उस वो क्योंकि हमारे सिस्टम में बैठा हुआ है अभी एआई, तो अब कोई भी उसको प्रॉब्लम पता चलेगा ना। फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दी है कि अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया है तो क्यूबरनीटीज पे उसको पता चल जाए कि यार प्रोजेक्ट में लेटेंसी आ गई है, तो उसको ट्रेस करेगा और उसके लिए जो है ना सजेस्ट करेगा, या वट एवर अगर हमने उसे कैपेबिलिटी दी होगी कि वो एडिट्स करे या जो भी करे, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकेगा। ठीक है, अब ये है कि हमें जो है ना वो प्रॉम्प्ट देने की जरूरत भी नहीं होगी। ठीक है, हम ये कहेंगे कि उसको बिल्कुल बिजनेस इंटेंट बताएंगे कि यार ये मैंने एक चेकआउट सर्विस बनाई है, इसको स्केल करना है कि 50,000 यूजर्स भी अगर आ जाए ना तो ये काम चल जाए और डाउन ना हो। तो बस उसको ये पता चल गया है, अब जब भी लेट से 40,000 पे भी वो डाउन होगा ना, तो क्योंकि वो रह रहा है हमारे सिस्टम में, तो वो उसके
के मुताबिक चीज़ों को चेंज कर सकेगा, क्योंकि मैंने उसे सिर्फ बिजनेस इंटेंट बता दिया था, मैंने उससे और कोई चीज़ नहीं बताई। हमारा क्या है, हमने ये पॉलिसी गवर्न करनी है कि यार बाकी बिजनेस इंटेंट हमारा ये है या नहीं है। ठीक है, अब हमारा और भी रोल इवॉल्व हो गया, ऑर्केस्ट्रेट भी नहीं करना, ऑर्केस्ट्रेट भी वो खुद ही करेगा। क्लाउड बोर्ड ओपन क्लॉक को अगर हम एक्सेस देंगे तो वो खुद ही सारी चीज़ें करेगा, अगर उसने मल्टीपल सब एजेंट्स लगाए होंगे तो वो सारी चीज़ें खुद ही होंगी। ठीक है, और इसके बाद हम चले गए समरी पर दोबारा जाते हैं। Compounding productivity, the orchestrated approach compounds over time. 10 features take 100 hours versus 400 types for ये। हाँ ठीक है, ये तो बेसिक कंसेप्ट वो ये कह रहा है कि यार अगर हम ऑर्केस्ट्रेटेड अप्रोच को लेकर चलेंगे ना, तो ये है कि बेसिकली अगर 10 फीचर है ना और एक फीचर को 10 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो हम 100 घंटों में वो हो जाएगा इम्प्लीमेंट। रैदर देन कि अगर एक टाइपिस्ट है जिसमें हम कोड करते थे तो हमें 40 आवर्स एक फीचर को इम्प्लीमेंट करने लगते थे, तो 10 फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने में 400 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है, टाइम की बचत है। फैक्ट्स दोबारा आ गए वही, ये तो हमने पढ़ 80% ट्रेडिशनल डेवलपर वर्क फॉल्स इनटू 3 कैटेगरीज जो कि एआई हैंडल कर सकती है। कोई रेपिटेशन वाला काम है, पैटर्न वाला काम है, या कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफर वाला काम है, ये वाले काम एआई भी एआई ज़्यादा बेटर मैनेज कर सकती है। जनरेशन हमने भी और देख ली, उसकी एग्जांपल्स हैं आ गई हैं। ठीक है, गिटहब पहले करता होता था लाइन सजेशन, चैट जीपीटी कर्सर से हमने कोड में इंटीग्रेट करने लगे, अब क्लाउड कोड यूज़ करते हैं। और आगे जो है ना, early transition to Gen 4 tools are rapidly improving. Best practices are being discovered. ये ओपन क्लॉक की बात हो रही है। ठीक है, अब वो कहता है कि इन एवरी एसडीएलसी फेज ह्यूमन वर्क शिफ्ट फ्रॉम एग्जीक्यूशन टू जजमेंट, सेटिंग द बार, डायरेक्टिंग द वर्क। ठीक है, वो कह रहा है वैसे भी जो है ना वो हमारा ऐसी काम होता था कि हम प्लान कोड टेस्ट डिप्लॉय ऑपरेशन वाला जो पूरा काम है ये करते होते थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो ह्यूमन अल्टीमेटली जजमेंट वाली साइड पे चले जाते थे। तो अब भी ऐसा ही आप काम हमारे एजेंट्स कर रहे होंगे। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटेड स्टिल स्टैक में क्या चीज़ होती है कि हमने प्रॉब्लम कैसी है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए क्या स्पेसिफिकेशन लिखनी है, क्वालिटी क्या होगी, व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, अब हमने इन चीज़ों पे फोकस करना है। काम कोर में जाके करना कैसे है, मतलब कैसे है तो हमने देखना है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होना है, एग्जीक्यूट कैसे होना है, वो एआई देखेगा। ठीक है, जेन 4 एजेंट्स में अभी भी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि वो हेलुसिनेट कर जाते हैं। ठीक है, कम्प्रिहेंशन गैप्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जेन 4 एजेंट्स का मतलब है जो हम क्लाउड कोड ये सारे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हमें पैटर्न हमें पता चला है। और लाइंस ऑफ कोड पर डे से इंटेलिजेंस, हाउ मच इंटेलिजेंस यू कैन डायरेक्टली इफेक्टिव, यू कैन डायरेक्ट इफेक्टिवली, कि कितना एजेंट से काम करवा सकते हो, कितना एआई से काम करवा सकते हो, उसकी तरफ वैल्यू चली गई है। अगर एक बंदा पहले दिन में 1000 लाइन लिख सकता था ना, और अब मैं एआई से दिन में 4000 लाइनों का काम करवा सकता हूँ, तो मेरी वैल्यू उससे ज्यादा है। ठीक है, ये पैटर्न हमने देखा है। कॉमन मिस्टेक्स आ गई कि हम ऑर्केस्ट्रेशन को डेलीगेशन समझ लिए, कि हमने एआई को बस बता दिया कि करना है और खुद ही होता रहेगा। ठीक है, तो वो हम ये कहेंगे हमने काम डेलीगेट कर दिया। अभी भी हम ये नहीं कह सकते खुद ही होता रहेगा, हमें देखना पड़ेगा कि खुद ही हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हम ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, और ये भी एक मिस्टेक है कि अगर हम ये समझें कि हमें प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं चाहिए। बेसिकली प्रोग्रामिंग नॉलेज उस लेवल की नहीं चाहिए कि हमने सॉफ्टवेयर बनाने हैं, लेकिन हमें इतना तो चाहिए कि अगर एआई कोई मसला कर रहा है तो हम उसको वैलिडेट कर सकें। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं ना हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, हमें एआई सीखना चाहते हैं, नहीं, आप सीखें, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा बहुत कोई पाइथन का क्रैश कोर्स करें। कुछ तो आपको पैटर्न्स पता होने चाहिए कि कैसे काम करती हैं चीज़ें, फिर ही आप बिल्ड कर सकेंगे ना चीज़ों को, क्योंकि एआई हेलुसिनेट भी करता है बहुत ज़्यादा। और बाकी ये कि अगर हम ये सोचते हैं कि क्लाउड कोड आ गया, सारी चीज़ें बेस्ट हो गई हैं, तो वो भी एक मिस्टेक है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि उसमें भी hallucinations होती हैं। आगे कह रहा है ट्रीटिंग एआई ट्रांसफॉर्मेशन इज ओनली अफेक्टिंग द कोडिंग फेज एंड ट्रांसफॉर्म ऑल 5 फेजेस। ठीक है, कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्लान करते हैं पहले हम, फिर उसके बाद ऊपर भी लिखा हुआ था कोड करते हैं, टेस्ट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो अगर हम अभी भी ये सोचे ना कि एआई से मैं कोडिंग सिर्फ सही करवा सकता हूँ, तो ये भी एक मिस्टेक है। हम सारी चीज़ एआई की मदद से कर सकते हैं, हम उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे कनेक्शन में बताएंगे कौन कौन से चैप्टर पे हम क्या क्या चीज़ें लेकर जाएंगे। तो ये इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि चैप्टर के अंदर सब हेडिंग में पढ़ा कि कैसे हम कोडर थे अब ऑर्केस्ट्रेटर पे आ गए हैं, और ऊडा लूप कैसे काम करता है। आगे वो कह रहा है कि 5 पावर्स एंड द मॉडर्न एआई स्टैक। ठीक है, कह रहे एआई एजेंट्स की भी 5 पावर्स हैं कि वो देख सकते हैं, हियर कर सकते हैं, रीजन, एक्ट एंड रिमेंबर। ठीक है, इस स्लाइड में कौन सा पढ़ा हुआ था, इसके बारे में क्विज में क्वेश्चंस भी थे। जो अभी बुक के इसके एंड पे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से चीज़ों को कंसेप्ट लिया हो तो वो हो जाते हैं। सही है, तो वो कह रहे हैं कि एजेंट के 5 पावर्स उनके पास भी होती हैं कि वो देख सकते हैं, जो मतलब अगर उन्हें हमने फाइल दे दी तो उसने उसको पढ़ लेना है। ठीक है, अगर हमने कोई माइक्रोफोन
की एक्सेस देती तो वो सुन भी सकता है चीज़ों को। रीजन, एक्ट और रिमेंबर तो ऊडा में ही आ गया ना। और रिमेंबर का ये है कि मेमोरी उसके पास सेव होती है मार्कडाउन के फॉर्मेट्स में, तो ये उसकी पावर्स है। ठीक है, इन पावर्स को वो यूज करता है, तो ये 5 पावर्स हैं। और मॉडर्न एआई स्टैक ये है कि स्टैक हम कहते हैं कि कोई भी मैंने अगर कोई काम करना है ना, तो मेरे पास मुझे जो जो भी उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे ना, मैं उसको स्टैक कह सकता हूँ। जो हमारे पास पहले कोडर्स होते थे वो फ्रंट एंड किसी और टूल से, किसी और फ्रेमवर्क से, किसी और लैंग्वेज से डेवलप करते थे, बैकएंड किसी और से करते थे, डेटाबेस कोई और लगी होती थी। तो अगर कोई ऐसा कोडर होता था ना जिसको फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए HTML CSS आती थी, बैक एंड के लिए कुछ और आता था, ये तो हम कहते थे इसका स्टैक ही है, यानी उसका स्किल सेट ये है, उसके पास ये इंग्रेडिएंट्स है इसकी मदद से। तो एआई से काम कराने के लिए हमें क्या स्टैक चाहिए होगा? हमें उसके लिए जो है ना वो फ्रंटियर मॉडल्स चाहिए होंगे, यानी कोई पीछे LLM तो होगा ना जो काम करेगा। हमें ऐसी आईडीज चाहिए होंगी जो कि उनको इम्प्लीमेंट कर सकें, जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड में भी टर्मिनल है हमारे पास, कीरो CLI। कीरो एक मैं काम कर रहा हूँ, ये कीरो खुला भी हुआ है। अच्छा, आपके साथ स्क्रीन एक ही शेयर है, चलो। तो उस तरह की आईडीज चाहिए होंगी, और हमें डेफिनेटली उसमें एजेंट्स बनाने होंगे, और MCP के साथ और स्किल्स के साथ हम उसकी एनहांसमेंट करेंगे। ठीक है, ये इसमें कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले वो कहता है कि यूएक्स टू इंटेंट पैराडाइम शिफ्ट के पहले हम ये करते होते थे कि हम ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर में ये देखते होते थे कि लोग कैसे चीज़ों को देखेंगे, उसका यूजर इंटरफेस कैसा होगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें यह है कि हम देखते हैं कि करना क्या चाह रहा है यूजर, हम क्या करवाना चाह रहे हैं, तो एआई वो सारा कुछ कर देगा। तो अब हम इंटेंट की तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है, 5 पावर्स फ्रेमवर्क आपको ऊपर बता दिए। ठीक है, ये इस पे AI काम करता है। 3 लेयर AI स्टैक। ठीक है, लेयर 1 क्या है? फ्रंटियर मॉडल्स, रीजनिंग इंजन लाइक ये। लेयर 2 क्या है? ठीक है, जो AI स्टैक की बात कर रहा था ना, वो कह रहा है कि वो 3 लेयर AI स्टैक है। मैंने अभी आपको बताया कि स्टैक क्या होता है और हम कैसे कह सकते हैं। उसमें जो पहली लेयर है ना, वो ये है फ्रंटियर मॉडल्स की, वही कि कोई हमारे पास AI मॉडल्स होने चाहिए, जैसे कि क्लॉड है, GPT-5 है, जेमिनी है। सेकंड लेयर क्या है कि हमारे पास कोई AI फर्स्ट आईडीज होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बता दी है, कर्सर, VS कोड, जेड है। थर्ड लेयर क्या है कि कोई डेवलपमेंट एजेंट्स होने चाहिए, जैसे कि क्लाउड कोड के अंदर हम एजेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टैक यूज होता है। और MCP एज USB फॉर AI। MCP का क्या कॉन्सेप्ट है कि इसको आप ऐसे समझ लें कि ये एक प्लगइन है जो कि हम AI एजेंट को देते हैं, तो उससे उसकी कोई ना कोई कैपेबिलिटी इनहेंस हो जाती है। आप ये समझ लें कि USB है और वो मैंने किसी AI में लगा दी है, तो उसको अब उस USB में सारे जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स थे कि कोई भी एक काम को वो परफॉर्म कर सकता था। तो अब मैंने जब वो लगा दिया है तो फिर AI उसको परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, उसकी एनालॉजी दी हुई है यहाँ पे। और प्रेडिक्टिव टू जनरेटिव टू एजेंटिक एवोल्यूशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले कैसे, पहले फोरकास्टिंग होती थी, जैसे नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन मिलती थी, फिर क्रिएट हो गया जैसे चैट जीपीटी ऐसे बनाता है, और अब हम ऑटोनोमस सेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि क्लाउड कोड से एडिटिंग, टेस्टिंग या कमिटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, समरी में ना मेरे ख्याल से यही पैटर्न उन्होंने फॉलो किया हुआ है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं पहले वो बता देते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए थोड़े बहुत जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें जेन में रखनी है वो बता देते हैं, फिर ये बता देते हैं कि इससे हमें क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं तो वो बता देते हैं, और क्या चीज़ अभी भी हमें अवॉइड करनी चाहिए वो बता देते हैं। दैट इज ऑल्सो अ गुड फीचर, मैं आपके साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। फैक्ट्स में वो क्या बता रहा है कि होटल बुकिंग की उसने एग्जांपल दी कि पहले क्या होता था कि 14 स्टेप्स लगते थे कि एक बंदा जाएगा, वो ऐप खोलेगा, वहाँ यू लॉग इन करेगा, वहाँ से सर्च करेगा, होटल सर्च करेगा। ठीक है, फिर होटल के कंपैरिजन करेगा, फिर उसके बाद वो रेट निकालेगा, देखेगा पेमेंट मेथड कौन सा है, फिर पे करेगा, फिर उसको होटल बुक होगा। वर्सेस अब क्या होता है, अब मैं AI को कहता हूँ कि भाई, या मैंने कोई अगर ऐसी वेब भी बनानी है, ऐप भी बनानी है, तो मैंने ऐसी बनानी है कि यूजर ने कहना है कि मुझे इस लोकेशन पे ये होटल बुक करके दो। ठीक है, वो कहेगा, लेट से कोई सवाल करना होगा तो AI आगे से पूछेगा, अच्छा आपकी कोई ये लिमिटेशन है या कोई प्रेफरेंस है, हम उसे वो बताएंगे, और एट मोस्ट वो 3 कन्वर्सेशंस करेगा हमारे साथ और हमारा वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वो कहते हैं कि UX से इंटेंट की तरफ चले गए हैं। पहले UX पे फोकस होता था कि यूजर कैसे, उसको वैल्यू कैसे दी जाए, अब इस पे फोकस होता है कि यूजर का इंटेंट क्या है, उस इंटेंट को कैसे समझ के उसको वैल्यू दी जाए। ठीक है, बाकी वो ये कह रहे हैं कि 2024 से 25 में एक ऐसे क्या ट्रांजिशन हो गई है कि टूल साइलोस से हम मॉड्यूलर स्टैक पे आ गए हैं। जैसे कि 2024 में जैसे सिर्फ हम चैट जीपीटी से बात करते थे, तो चैट जीपीटी के पास सारी पावर होती थी। ठीक है, कि हम उसी के जरिए से, अगर हमने चैट जीपीटी का API लगा ली है तो उसी से ही हम कर सकते थे काम। अब वो कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं, IDE कोई भी एजेंट यूज कर सकते हैं, तो इसलिए वो मॉड्यूलर हो गई है चीज़। करंट मॉडल्स हमारे पास ये हैं, AI फर्स्ट आईडीज ये हैं, MCP का बेनिफिट आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। ठीक है, क्रिटिकल पैटर्न्स,
5 पावर्स कंबाइन इन सीक्वेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि एआई ने सुना कि क्या मुझे करने को कहा गया है, ठीक है। आज काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं यार, सही है। तो वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास क्रिटिकल पैटर्न ये है कि पावर्स एआई की जो है ना 5 वो सीक्वेंस में काम करती हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई काम करने को दिया ना, उसने पहले उस चीज़ को सुना, हियर आ गया, फिर उसने एनालाइज किया, रीजन आ गया, फिर उसको उसने देखा कि यार क्लॉड डॉट एमडी तो नहीं बनी हुई है, एजेंट्स डॉट एमडी, तो उसने रिकॉल कर ली प्रेफरेंस, तो यानी उसकी मेमोरी थी तो उसने रिमेंबर किया चीज़ों को, फिर उसने एग्जीक्यूट किया तो एक्ट में आ गया, फिर उसने रिजल्ट जो है वो भी खुद देखे तो उसने सी भी कर लिया, फिर उसने रीजन किया, फिर उसने एक्ट किया, फिर रिमेंबर किया। तो ये 5 पावर्स सीक्वेंस में चलती रहती हैं बेस्ड ऑन वट एवर द टास्क एआई इज डूइंग, ठीक है। और स्पेक राइटिंग स्किल इज नाउ पैरामाउंट, कि हमें जो है ना स्पेक राइटिंग पता होना चाहिए कि कैसे हमने स्पेक लिखनी है, और जो है ना वो उसको बताना है एआई को, ताकि हम यूजर का इंटेंट पहले हमें पता होगा, उसके मुताबिक हम चीज जनरेट कर सके। कि जब यूजर एक्स पे क्लिक करे तो वाई होना चाहिए, ये हमें पता होगा तो हम स्पेक लिखेंगे ना, अच्छी इंटेंट पता होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पैरामाउंट का मतलब है कि इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंपटीशन ड्राइव्स इनोवेशन इन मॉड्यूलर स्टैक्स, ठीक है। कि जब हमारे पास पहले ये होता था कि हम वेंडर लॉक्ड इन थे, कि हमारे पास टूल साइलोस थे, अब हमने कहा है कि हम अपनी मर्जी का मॉडल, अपनी मर्जी का आईडी यूज कर सकते हैं। इसका फायदा ये भी होता है कि डिफरेंट कंपनीज में कंपटीशन आ गया, कि यार अब एंथ्रोपी का यूज करें, जिस तरह वीडियो कोड यूज करें या कीरो यूज करें आईडी के तौर पे, मॉडल क्लॉड का यूज करें या चैट जीपीटी का या जमानाई का यूज करें। तो इस वजह से फिर ये है कि वो कंपनीज आपस में कम्पीट करके इनोवेशंस भी लेकर आ रही हैं। तो ये भी एक फायदा, ये भी हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया है आज तक, ठीक है। और अगर हम एआई एजेंट से कोई एक पावर भी निकाल लेना, हेयर की निकाल ले, रीजन की निकाल ले, तो उसकी कैपेबिलिटी जो है ना वो डिग्रेड ड्रामेटिकली हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाती है। पावर्स आर मल्टीप्लिकेटिव नॉट एडिटिव। मल्टी मतलब इसका मतलब ये है कि एक और एक 11 कंसिडर होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब ये है कि अगर मैंने एक उसके पास पावर है ना, अगर मैंने दूसरी दे दी तो वो 11 कंसिडर होगी। इसका ये मतलब है कि अगर मैंने एक निकाल दी तो वो एक पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक और एक दो थी, एक निकाले तो एक पे आ गया, एक दी तो एक ऐड हो गई। तो जस्ट चीजों को ना ड्रामेटिकली बताने का तरीका है, लेकिन आपको समझ समझ आना चाहिए कि उसका मतलब क्या है यहाँ पे। मिस्टेक अभी भी ये है कि अगर हम अभी ये देखें कि यार 5 पावर सिर्फ फीचर्स हैं और कोई कैपेबिलिटीज नहीं है, तो ये हमारी मिस्टेक होगी, एआई की कैपेबिलिटीज है, ठीक है। अगर हम या भी ये समझते हैं कि यार पहले यूएक्स ही होता था कि 14 स्टेप से उसने पहुंचना था, तो अब इंटेंट का मतलब ये है कि हम सारे स्टेप खत्म कर दें और बस जो है ना एक अच्छा डिजाइन कर दें। इसका मतलब नहीं है, डिजाइन अभी भी अपनी जगह है, लेकिन किस तरीके से हम उस चीज को पहुंचाना चाहें तो वो इंटेंट कहलाएगा, ठीक है। तो हमने ये कंफ्यूज नहीं करना कि यार यूएक्स से इंटेंट में जाने का मतलब सिर्फ ये है कि हम डिजाइन ही चीजों को खत्म कर दें। मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने सीएलआई पे काम करके भी होटल बुक करवा सकता हूँ, तो क्या मैं ये शिप कर सकता हूँ? नहीं, मुझे कोई पैकेज बनाना पड़ेगा अच्छा सा, उसमें थोड़े बहुत कलर भरने पड़ेंगे तो क्लाइंट लेगा ना। तो डिजाइन अपनी जगह है, लेकिन वो चीज काम कैसे कर रही है, वो रेदर देन कि वो मेरा यूजर अपनी ऐप पे जाके ये 14 टचेस करे, वो एक प्रॉम्प्ट लिखे और ये सारे कुछ हो जाए, तो ये अब डिज़ाइन चेंज हो गया और मैं इंटेंट पे चला गया, लेकिन डिज़ाइन अभी भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हमने एमसीपी को ये नहीं समझना कि इंटीग्रेशन का वर्क खत्म हो जाएगा, एमसीपी को भी इंटीग्रेट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम ये समझें कि एमसीपी लग गया तो एमसीपी से ये फायदा होगा कि हमें कोई चीज़ इंटीग्रेट नहीं करनी पड़ेगी, तो ये भी हमारी मिस्टेक है, एमसीपी को ही इंटीग्रेट करना है। बाकी वो कह रहे हैं कि अगर हम एआई स्टैक को ना समझें कि यार ये लेयर्स क्या हैं और कैसे काम करती हैं, तो ये भी हमारी ये मिस्टेक होगी डेफिनेटली। बाकी कनेक्शंस अगले पे चलते हैं। मेरे ना घंटे का मैंने सोचा हुआ था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी भी जा रहा हूँ। वही चीज़ें मेजर आपको कॉन्सेप्ट से समझ आ जाएगा, जिस चीज़ में डिग इन करना होगा वो आप खुद डिग इन भी कर लेंगे, टीच मी से भी हो जाएगा। बट ये है कि एक दफ़ा रिवीजन हो गई। आगे ए आई एफ एफ की बात करता है। ए आई एफ एफ है एजेंटिक एआई फाउंडेशन, ठीक है। ये जब मल्टीपल कंपनीज करती हैं compete, तो उसमें एक ह्यूमन ऐसे भी निकलते हैं कि यार हमें कोई स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, ठीक है। तो फाउंडेशन बन गई है एक एआई फाउंडेशन, एजेंटिक एआई फाउंडेशन, ठीक है। उसमें ये है कि जो हम स्टैंडर्ड्स अब यूज कर रहे हैं ना, एमसीपी के, एजेंट एमडी के, ठीक है, कूज ने दिए थे, एजेंट स्किल्स के, एक्सटेंशंस के, ये सारे अब स्टैंडर्डाइज हो गए हैं, ठीक है। 5 ओपन स्टैंडर्ड्स हैं ये, ठीक है। और ये भी नीचे यहाँ पे आ जाएंगे, हाँ नहीं तो पहले मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये फाउंडेशन का जिक्र है इस चैप्टर में, चैप्टर की सब हेडिंग में। वो कह रहे हैं कि जैसे कि यूएसबी ने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि एक एक्सटर्नल ड्राइव डिवाइस हम कैसे लगा सकते हैं, इसी तरह एएफएफ ने
AIF ने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि हम एजेंट्स को डिजिटल एफटीज के तौर पे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट ए प्लेटफॉर्म्स के फीचर्स को निकाल के। ठीक है, अब वो बताते हैं कि ये MCP की बात करने लग गया, इसको यहाँ से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से जो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ। 5 मेन चीज़ों पे AIF ने काम किया। सबसे पहले MCP में, MCP का स्टैंडर्ड दिया एंथ्रोपिक ने कि कैसे हम AI को एक्सटर्नल चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वाया MCP। ठीक है, तो उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी सारी, और ये ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने किस चीज़ को स्टैंडर्डाइज किया और AIF में लेकर आए। इसका मतलब ये है कि जो MCP का कॉन्सेप्ट एंथ्रोपिक ने दिया ना, ओपन AI वाले भी अब MCP का वही यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमें वो चीज़ समझनी चाहिए, इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेकंड आ जाती है चीज़ एजेंट्स.md की, वन AI ने दी। ठीक है, एजेंट्स.md क्या है? एजेंट्स.md इज सिंपली लाइक जो हम claude.md लिखते हैं ना, कि एक ऐसी फाइल होनी चाहिए। उन्होंने कहा यार कॉन्टेक्स्ट का बड़ा मसला था कि जब भी मैं यूज़ करता था, दोबारा सेशन शुरू करता था ना, तो उसको सारा कुछ बताना पड़ता था। तो हमने कहा कि यार हम सारी प्रेफरेंसेस, ये चैप्टर 3 में आप लोग जब हम पढ़ेंगे ना, उसमें है कि claude.md क्या होता है और क्यों लिखना होता है। बट अल्टीमेटली ये कि उसमें प्रेफरेंसेस आ गई, उसमें आप जनरली क्या फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या है, बिजनेस लॉजिक क्या है, वो सारा कुछ ना आप एक दफ़ा पहले लिख के रख देते हैं, आधा घंटा लगा के, ताकि अगली दफ़ा जब भी जितने भी मैंने सेशंस करने हैं ना, तो जब भी मैं नया सेशन करूँ तो क्लॉड को या जो भी आप एजेंट यूज करो ना, उसको पता हो कि यार ये चीज़ें चल रही हैं ऐसे। ठीक है, अब क्लॉड के लिए वो स्पेसिफिक है क्लॉड.md, लेकिन ओपन एआई ने कहा कि हम agents.md करके कर लेते हैं, ताकि जो भी बाद में एजेंटिक मॉडल्स बने ना, तो agents.md को एज अ वो कंसीडर करें। ठीक है, तो ये ओपन एआई ने दे दिया था स्टैंडर्ड। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका वही है जो क्लॉड.md का है। क्लॉड स्पेसिफिक और क्लॉड agents.md इज अ स्टैंडर्ड जो कि AIF ने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, उसके बाद गूज ने क्या दिया? गूज ने क्या दिया? द प्रॉब्लम इट सॉल्व्स फ्रॉम ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक ने दिया गूज। ठीक है, ब्लॉक कंपनी है गूज, मेरे ख्याल से CLI है। MCP tells how to connect agents, ये but what does a production agent implementing both actually look like? तो गूज ने क्या किया? A reference architecture for building production agents, not a demo, the same technology is not a block engine save ये लाइक क्लाउड कोड एंड गूज। हाँ, ठीक है, ये CLI है, जिसमें क्लाउड कोड या गूज जो है ना, कि वो इनेबल करेगा कि हम कहाँ से एजेंट्स और MD को पढ़ सकें। ठीक है, MCP उसमें लगे हों, तो ये गूज का एक जनरल एजेंट आप समझ लें, काइंड ऑफ लाइक स्टैंडर्डाइज हो गया। ठीक है, ब्लॉक ने वो दिया, लेकिन हम क्लाउड को यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी ज़्यादा जो है ना पॉपुलैरिटी आ गई है। और जो क्लाउड का CLI है ना, क्लाउड कोड का जिसको हम कह रहे हैं, उसमें कुछ क्लाउड स्पेसिफिक फीचर्स भी हैं। थोड़े से आपको बता भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल हुक्स का कॉन्सेप्ट आएगा चैप्टर 3 में। इसके अलावा प्लगइन्स का कॉन्सेप्ट आएगा। अब टीममेट्स का कॉन्सेप्ट आ गया। ये सारे क्लॉड CLI में हो सकते हैं, ये बाकी गूज में, जेमिनी CLI में नहीं हो सकते। लेकिन agents.md जो है ना, क्योंकि ये AIF ने स्टैंडर्ड कर दिया, ये सब में होगी, ये क्लॉड.md की तरह ही होगी। तो इसलिए हम जो है ना वो क्लॉड कोड के CLI पे जा रहे हैं। नहीं तो जो स्टैंडर्ड बताता है ना, वो तो कहता है कि गूज के CLI पे आप चले जाएं। लेकिन हमने उसमें एक बेहतर चीज़ पता चल गई, हमने वो कर ली। ठीक है, और एजेंट स्किल्स का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो हमें मिल गया। नीचे के ना टेबल होगा कि ये किसने दिया है, बट एनी हाउ एजेंट स्किल्स का कॉन्सेप्ट ये है कि मॉड्यूलर हमारे पास कैपेबिलिटीज होती हैं, जो कि हम अगर एक स्ट्रक्चर में डिफाइन कर दें और हम उसको सेव कर लें कि जब भी हमारे एजेंट ने एक सर्टेन टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके पास उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और बैकग्राउंड नॉलेज हो। आप ये समझें कि USB उसमें प्लग इन हो गई है डेफिनेटली। ठीक है, तो वो उसको हम स्किल्स कहते हैं। तो स्किल्स का कॉन्सेप्ट भी, स्किल्स.md का कॉन्सेप्ट भी जो है ना, वो हमारे पास आ गया, स्टैंडर्डाइज हो गया। तो दैट मीन्स के स्किल्स.md भी आप कोई भी CLI कोई भी यूज़ करेंगे ना अपनी कंपनी का, जो है जेमिनी का, चैट का, तो वो स्किल्स.md भी उसमें इनेबल रहेगा। ठीक है, MCP और स्किल्स में क्या फ़र्क है? क्योंकि दोनों के लिए इन्होंने पहले USB का एनालॉजी ले ली थी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। MCP बेसिकली ये करता है कि एक्सटर्नल चीज़ों के साथ कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। और स्किल्स ये है कि कोई भी एक काम को करने की एक्सपर्टीज। ठीक है, तो दोनों का फ़ायदा ये है, या दोनों को हम साथ कवर इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक किसी भी AI एजेंट की कैपेबिलिटी को इन्हांस करता है। ठीक है, MCP कैसे इन्हांस करता है कि वो डिफरेंट एक्सटर्नल बॉडीज, एक्सटर्नल टूल्स के साथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने में फ़ायदा देता है।
और स्किल्स क्या करता है कि उस कॉन्टेक्स्ट से जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आई और जो टास्क हमने दिया हुआ है उसको परफॉर्म करने की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ठीक है, वो स्किल्स जो है ना वो उसको बताती है। एमसीबी को कह रहे हैं कि वो एजेंट के हाथ है और स्किल्स क्या है, एजेंट की ट्रेनिंग है, ठीक है। एमसीबी ऐप एक्सटेंशन एजेंट फेस द प्रॉब्लम और सॉल्व योर रीजनल एसडीआर कैन क्वालिफाई। ये कोई एमसीपी ऐप एक्सटेंशन आई थी। इसमें ये हुआ कि एमसीपी सर्वर्स टू डिलीवर इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस डायरेक्टली टू होस्ट एप्लीकेशन, ठीक है। इस पे मैंने अभी तक काम नहीं किया और मैंने इसको देखा भी नहीं है। अपेरेंटली ये भी वो एक चीज़ आ चुकी है कि एमसीपी ऐप एक्सटेंशन का एक फीचर है जिसको हम यूज़ करके डायरेक्टली अपनी ऐप्स के ऊपर एमसीपीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। मुझे तो यहाँ से अभी तक ये समझ आ रही है, ठीक है। डिटेल उन्होंने ये बताई हुई है कि एमसीपी होस्ट एप्लीकेशन ये होगी और वहाँ से चीज़ें आ रही होंगी सारी। हु इज बिहाइंड AAIF, ठीक है, प्लेटिनम मेंबरशिप AAIF की जो है ना, AWS वाले हैं वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, एंथ्रोपिक वाले क्लाउड एआई और एमसीपी दे रहे हैं, ठीक है। ब्लॉक वाले गूज दे रहे हैं और स्क्वायर दे रहे हैं, अभी हमने पढ़ा है। ब्लूमबर्ग वाले फाइनेंशियल डाटा दे रहे हैं, ये सारी कंपनीज है बड़ी बड़ी। क्लाउडफेयर वाले एज कंप्यूटिंग दे रहे हैं, गूगल वाले जमना एआई दे रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अजूर और गिटहब दिया है। अजूर और AWS और माइक्रोसॉफ्ट का अजूर जो है ये हमारे एजेंट्स को होस्ट करने के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। और ओपन एआई वाले चैट जीपीटी और एजेंट्स डॉट एमडी उन्होंने स्टैंडर्डाइज की है, ठीक है। गोल्ड मेंबर्स में सेल्स फोर्स है, शॉपिफाई है, स्नोफ्लेक का मुझे नहीं पता। सेल्स फोर्स सीआरएम टूल होता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा। आईबीएम है, और डॉकर है, डॉकर भी होस्ट करने के लिए होता है जिस तरह मुझे लगता है। और 20 अदर्स है, ठीक है। और इसका एजेंट्स फैक्ट्री में क्या फ़ायदा है वो देख लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि हम स्टैंडर्डाइज चीज़ों पे काम कर सकते हैं, यही फ़ायदा है सबसे बड़ा, और क्या है। बस ये खत्म हो गया टॉपिक हमारा, ट्राई विद एआई, मुझे सारा कुछ आ गया। ट्राई विद एआई अच्छा फीचर है, ये भी आप देखिएगा कि जो सारी चीज़ें होती हैं ना उसको हम ऑलरेडी जिस तरह चीज़ों पे काम कर रहे हैं इससे भी इंसान को बड़ा पता चलता है कि यार मैं जनरली जिस तरह चीज़ों पे काम कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ ये, और उन्होंने ये भी बताया कि इससे आपको ये लर्निंग भी होती है, तो डेफिनेटली ये लर्निंग होती है। अगर आपको ये चीज़ें देखनी है ना कि यार चलो ठीक है मुझे पता चल गया कि मैंने कोडर स्टोर को स्ट्रेटजी की तरफ आना है, बट कैसे, मैं अभी किस स्टेज पे लाइक कर रहा हूँ, वो उसके उन्होंने प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं कि आप खुद ही यही से पूछें, वो आपको गाइड करेगा, कुछ फायदा देगा, कुछ आपकी लर्निंग डेवलप होगी इसमें, ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक भी कवर हो गया। आगे है डिजिटल एफटी बिजनेस स्ट्रेटेजी। ये तो ठीक ठीक के सारे ये बता चुके हैं अभी तक कि क्या हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी जिसमें हमें काम करना है, ठीक है। एफटी होते हैं जी फुल टाइम इक्विवेलेंट, ठीक है, और हमने फुल टाइम इक्विवेलेंट बनाने हैं। एआई को सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल के तौर पे यूज़ नहीं करना, हमने एक सेलेबल एआई प्रोडक्ट बनाना है यानी कि हमारे जैसा वो काम कर सकेगा, ठीक है। उसमें ये हुआ कि हमें राइट कम्पेटिटिव लेयर में जाना पड़ेगा। कम्पेटिटिव लेयर्स मल्टीपल है ना, कि अगर हम स्किल्स बेचना चाहते हैं, हम एजेंट बेचना चाहते हैं, हम रिजल्ट बेचना चाहते हैं, तो इस तरह की लेयर्स हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में भी क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह का मॉडल यूज़ करेंगे। और ये एक है जी पिकी पैक प्रोटोकॉल पिवट स्ट्रेटजी, ठीक है। ये एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, ये भी देख लेंगे। इसमें मुश्किल नहीं, मतलब चीज़ों को ना फॉर्मलाइज बहुत किया हुआ है, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि यार दो उसने पहले एग्जांपल्स दी थी कि एक इंसान जो है वो एआई को यूज़ करता है अपना काम फास्ट करने के लिए, और एक क्या करता है कि अपनी 15 साल का एक्सपीरियंस उसको दे देता है, ठीक है। तो हमें ये मार्कस बनना है, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, इसमें सिर्फ एआई एज अ टूल यूज हो रही है, ठीक है। स्नेक्स एंड लैडर्स फ्रेमवर्क ये कहता है कि 4 लेयर्स हैं अभी तक, जो हम पूरे एआई की हाइप को या एआई एजेंट्स के इकोसिस्टम को 4 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली लेयर है जी कंज्यूमर एआई बैकबोन, जो कि हमारी बड़ी बड़ी चैट जीपीटी क्लॉड, ये कंज्यूमर एआई है क्योंकि हर बंदा उनको कंज्यूम कर रहा है। ये हमारे स्नेक्स हैं, हमने इनके साथ नहीं लड़ना। मैं कोई क्लॉड और ओपन एआई से compete करने वाला एलएलएम नहीं बना सकता, ठीक है। ये स्नेक्स हैं, हमने जाना है लैडर्स की तरफ, ठीक है। सांप सीढ़ी का खेल है ना, जिस तरह की उन्होंने बात की है कि वो सांप बैठे हुए हैं, हम उनके लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हम हमें सांपों से बचना है और हमने सीढ़ियाँ चढ़नी है। तो सीढ़ियाँ क्या है, लेयर 2 पे सबसे पहले आगे के जनरल एजेंट्स की लेयर 2 है, ठीक है। कि फर्स्ट लेटर है कि अगर हम जनरल एजेंट कोई बना सकते हैं या किसी जनरल एजेंट को समझ लें, जनरल एजेंट्स को यूज़ करें एज अ डेवलपर टूल, कि हम चीज़ों को डेवलप करने के लिए जनरल एजेंट को यूज़ करें, तो ये हमारी फर्स्ट लेटर होगी, जो कि हम यूज़ करते हैं क्लॉड को, ठीक है। लेयर 3 क्या है कि हमें उसके बाद कोई भी लेट से हमने जनरल एजेंट से कोई एक प्रोडक्ट बना लिया अपना,
यानी किसी बिजनेस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे प्रोडक्ट बनाने पे, और हमारे पास उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन सारी हो गई हैं, तो उसके बाद हम उसको मैच्योर कर सकते हैं, तो हम कस्टमाइजेशन पे चले जाएंगे। वर्टिकल मार्केट्स का मतलब ये है कि यार देखो, हर एजेंट का हेल्थ केयर में एग्जांपल ले लेते हैं और एक एजुकेशन में एग्जांपल ले लेते हैं। 90% उसमें एजेंट का काम यही होगा कि उसके पास कोई पीडीएफ आई है, कोई डाटा आया, उसने उसमें से कोई चीज एक्सट्रैक्ट की है, कोई जवाब दिया है। ये 90% काम होगा। लेकिन 10% काम ऐसा होगा जो कि उस मार्केट स्पेसिफिक होगा। फॉर एग्जांपल के एजुकेशन में ये होगा कि असेसमेंट क्राइटेरियाज क्या होते हैं, रूब्रिक्स क्या होते हैं किसी भी असेसमेंट को बच्चे को मार्क करने के लिए। क्या ऐसी चीजें हैं जो कि एजुकेशन की फील्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर हेल्थ केयर में हम देखें तो उसमें 10% ये होगा कि लेट से कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी बेसिस पर HIP स्टैंडर्ड, हीपा स्टैंडर्ड होता है, उसकी बेसिस पर मैंने काम करना है। ठीक है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कोई डायग्नोसिस है जो कि लेट से एंड ऑफ लाइफ डिजीज का है, लेट से कैंसर का है, तो मैंने उसको एक दफा ह्यूमन से प्रूव करवाना है। ये स्पेसिफिक उस इंडस्ट्री के, उस मार्केट के हमारे पास टूल्स और स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो हमें कहते हैं कि वर्टिकल मार्केट में हम चले गए हैं। वो हॉरिजॉन्टल मार्केट ये है कि हर मार्केट में 90% AI यही काम कर रहा है कि कोई ना कोई PDF पढ़ रहा है, कोई रिजल्ट दे रहा है, कोई जवाब दे रहा है। लेकिन अगर उस मार्केट स्पेसिफिक कोई चीज कर लेना, तो हम कहें कि एक तो ये वर्टिकल AI हो गया है कि लाइक ये उस मार्केट का काम करता है। और अगर वो AI उस तरह का काम कर रहा है तो वो फिर कस्टम एजेंट बनेगा ना, वो जनरल एजेंट नहीं होगा। ठीक है, और यहीं से ही डेफिनेटली पैसा है, क्योंकि वरना तो सारी चीजें ChatGPT भी तो करके दे रहा है ना, PDF एक्सट्रैक्ट करके। मैं कोई क्या USP दूंगा जो कि मैं वर्टिकल मार्केट में घुस सकता हूँ किसी भी नीच की, एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, रियल एस्टेट में क्या ही कर सकता है ये भी। अच्छा, लेयर 4 क्या है? ऑर्केस्ट्रेटर लेयर। बिल्ड टूवर्ड्स, डोंट शेयर, डोंट स्टार्ट हेयर। ठीक है, अच्छा, फिर अल्टीमेटली वो कहता है कि जब आपके पास आपके जनरल एजेंट्स आ गए, आपके पास आ गए कस्टम एजेंट से जनरल एजेंट एक आ गया और कस्टम एजेंट्स मल्टीपल आ गए, क्योंकि उसने कस्टम एजेंट बनाए थे ना। लेट से एक इनवाइसिंग करने वाला एजेंट है, कोई दूसरा एजेंट है, तो मल्टीपल कस्टम एजेंट्स बन गए। तो आपके पास पूरा जब बना बना सोल्यूशन बन गया ना, तो फिर आपका क्या काम होगा? आप ऑर्केस्ट्रेट करोगे सिर्फ, आप यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप बिल्ड करोगे इस तरफ। ठीक है, तो ये इस तरह हमने काम करना है, लेयर 1 को छोड़ देना है और इस तरह के लेकर चलना है। ये एक हमें इन्होंने बताई है स्ट्रेटजी। 90-10 प्रिंसिपल की जो मैं आपको बात कर रहा था कि 90% ऑफ वर्क मैकेनिकल है यार। मतलब कि वो चीजें जो हम सारे ही करते हैं अपने कामों में, यानी ईमेल है सारे ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो काम तो 50% चीपर रेट पे हमारा AI कर सकता है। 10% ऐसा है जिसमें ह्यूमन जजमेंट चाहिए, जिसमें कोई एक्सपर्टीज चाहिए, जिसमें अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो AI ट्रांसलेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसमें ये है कि आउटपुट 20%, रिजल्ट सेम एक्सपर्टीज आउटपुट एट 20% कॉस्ट विद 5 times कैपेसिटी। ठीक है, उसमें यह है कि मेरी कॉस्ट से 20% कॉस्ट पे हमें वो आउटपुट निकल सकती है यही से, और उसकी कैपेसिटी भी 5 times ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये 90-10 प्रिंसिपल का ये कहता है। अच्छा, पिगी बैक प्रोटोकॉल पिवट। ठीक है, ये बहुत टेक्निकल सी चीज है। ठीक है, ध्यान दिया आप लोगों को। अगर किसी ने वाकई के भाई कैसे मैं FTs बनाऊं और क्या मैं चीज़ों को लेकर चलूं, तो उसके लिए उन्होंने ये प्रोटोकॉल बनाया कि यार आप ऐसे से काम कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। पिगी बैक प्रोटोकॉल पिवट ये कहता है कि भाई पहला फेज आपका क्या होगा कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है और चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना है, क्योंकि आपकी एंट्री लो रिस्क होनी चाहिए। ये अब एंटरप्रेन्योरियल और बिजनेस की बातें होने लग गई। ठीक है, क्या होना चाहिए कि आपने एक यूनिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बनानी, स्टैंडर्डाइज बनानी, पॉइंट टू सिक्योर लो एंट्री रिस्क टू द मार्केट। ठीक है, तो वो आप कैसे बना सकते हो? क्या आर्किटेक्चर आपको होना चाहिए कि आपके पास MCP होना चाहिए, MCPs होने चाहिए जिसके जरिए से आप डाटा वगैरह लोगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपने एजुकेशन फील्ड में जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के LMS से कम स्टूडेंट का ग्रेड तो लेना है ना। ठीक है, तो ये मुझे पता चल रहा है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा होना चाहिए कि मेरे पास MCP या कोई डाटा होनी चाहिए। ठीक है, और सिंपल कि अगर मेरे पास ग्रेड आ गया तो मैं उससे क्या कर सकता हूँ, तो मेरे पास स्किल्स होनी चाहिए एजेंट की कि यार मैं कोई लेट से उसको मार्क्स दे सकता हूँ या इस तरह की चीज़ें कर सकता हूँ। तो शुरू आपने सिर्फ ये देखना है कि यार मेरे पास MCP होना चाहिए और कौन सी स्किल्स होने चाहिए, यानी कि मैं एक्सटर्नल दुनिया से कनेक्ट कैसे करूंगा और मैं कैसे काम करूंगा। ठीक है, तो पहला फेज आपका ये लो रिस्क एंट्री है। ठीक है, उसकी उसने वही LMS की एग्जांपल दे दी, रो स्टूडेंट्स और ये जब आपने किसी भी नीच को टारगेट करना है ना, तो ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं।
जब आप उस वो कर लिया आपने, तो उसके बाद आप देखोगे कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये चीज़, उसकी मार्केट में कितनी ग्रोथ है, मार्केट में ये चीज़ चल भी रही है कि नहीं चल रही। ठीक है। पिगी बैक का मतलब अक्सर क्या होता है कि कोई बंदा लेट से हमारे आगे आगे जा रहा है ना, तो हम बिल्कुल आप कह लें कि उसके जो है ना साथ चल रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा बैरियर है जो कि उसने क्रॉस किया है, तो क्योंकि उसने अभी भी क्रॉस किया है तो वो बैरियर अभी तक बंद नहीं हुआ, तो मैंने उसको फौरन से साथ क्रॉस कर लिया, तो मैं कहता हूँ मैंने पिगी बैक किया। यानी कि मैं उस पर रिलाई करके चीज़ें अपना काम कर पा रहा हूँ। तो वो ये कहना चाहते हैं कि ऑलरेडी मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं ना, आप उनको देखें, जैसे कि सेल्स फोर्स से आपके सीआरएम टूल्स चल रहे हैं, शॉपिफाई चल रहा है। तो आप इनको यूज करके कैसे जो आपने अपना सोच रहे हैं ना सोल्यूशन बनाने का, मार्केट में कैसे भेज सकते हैं चीजों को, इन पे पिगी बैक करें। ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यहाँ पे। सही है। और ये इससे आप जो ऑलरेडी इकोसिस्टम हमारा सारा चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का, उसको आप लेवरेज कर सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा सेकंड फेज है। ठीक है। थर्ड फेज वो कहता है इस प्रोटोकॉल का क्या है, ट्रिपल पी प्रोटोकॉल है ना ये, पिगी बैक प्रोटोकॉल पिवट। ठीक है। ये थोड़ा डेफिनेटली इन्होंने क्वेश्चन भी इसी तरह के पूछ लेने हैं बीच में, इसलिए हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। और फेज थ्री क्या है कि इंडिपेंडेंट एआई नेटिव सोल्यूशन, कि जब आपका वो काम चल गया, आपको पता चल गया कि यार ये चीज़ें चल रही हैं, पहले आप सेल्स फोर्स के प्लेटफॉर्म से, लेट से आप कोई छोटा सा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे कि सेल्स फोर्स के प्लेटफॉर्म में ये होता है कि सीआरएम टूल होता है, कस्टमर रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, आई डोंट नो। और ये होता है कि आपने जो हमारे पास यूजर है सारा उसका उनका डाटा और एवरीथिंग उसमें स्टोर होती है। तो लेट्स से अगर आपने कोई ऐसा टूल बनाया है जो कि उस डाटा को विजुलाइज करने में हेल्प कर सकता है या उसको क्लीन करने में हेल्प कर सकता है, तो आपने सेल्स फोर्स में इम्प्लीमेंट किया, दैट मीन्स आपने उस पर लेवरेज किया। ठीक है। अगर आपका वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे प्रूफ हो गया ना, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रेटेजिकली उसकी तरफ पिवट कर सकते हो कि आप अपने इंडिपेंडेंट सोल्यूशन बना लो। ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे कि आप अपना प्रोडक्ट बनाओगे, आप अपनी एजेंट स्किल्स के ऊपर आ जाओगे। ठीक है। बहुत मेरा मोबाइल ऑफ होने वाला है। अच्छा, ओके जुनेद भाई। ठीक है, सही है। तो हम फेज थ्री पे आगे थे कि यहाँ पे हम ए नेटिव सोल्यूशन पे आ जाएंगे फिर। ठीक है। तो क्या हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कि हमें एडवांस एजेंट स्किल्स देनी पड़ेंगी। ठीक है, जो कि इसमें एपीआई और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। सही है। तो ये थ्री फेज ही थे, नहीं? अच्छा, अब वो कहता है कि जब हम इसके साथ पीवीबी के साथ एजेंट स्किल्स देंगे ना, तो हमारा डायरेक्ट कंपटीशन जो है ना, उससे फायदा हो जाएगा। एक दफ़ा इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं यार, हम क्यों इधर उधर घूम रहे हैं। सीएसी होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कहता है कि ट्रांजिशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट मॉडल टू इंडिपेंडेंट एआई नेटिव, द पिवट वंस यू हैव वेरीफाइड प्रोडक्ट मार्केट फिट, यू पिवट अवे फ्रॉम रिलायंस ऑन द कीमत होगी, तो हमने पढ़ लिया। पोर्टेबिलिटी ऑफ एजेंट स्किल्स, दिस इज वेयर द एजेंट स्किल स्टैंडर्ड बिकम योर कंपेटिटिव मोड। ठीक है, मोड वही है कि 10% जो हम कहते हैं कि जी हमने ऊपर अपनी स्पेसिफिकेशन देनी है, बिकॉज योर एजेंट्स वर बिल्ट ऑन स्टैंडर्डाइज्ड स्किल्स rather than hardcoded API calls, so you simply repoint the backend logic of your agent skills. ठीक है, now point to your native database instead of Canvas API। ठीक है, जो हम एमसीपी सर्वर से सेल्स फोर्स से कुछ चीजें उठा रहे थे, उसकी बजाय हम अपनी नेटिव डेटाबेस बना लेंगे। ठीक है, तो यूजर इंटरेक्शन विद एआई एजेंट रिमेन्स आइडेंटिकल, दे आस्क द सेम थिंग, लेकिन पीछे जो है ना वो हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो गया। अब हमें सेल्स फोर्स या उन चीज़ों को उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे हम एडवांस्ड एजेंट स्किल्स भी दे सकते हैं इनको। ठीक है, जो कि पहले हमें एपीआईज वगैरह सेल्स फोर्स या वहाँ से चीज़ें उठा के देनी पड़ती थी, और इससे हमारी एंगेजमेंट भी डायरेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर हम इस मेथड पर जाते हैं ना, तो उससे हमारी कॉस्ट, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है 60 to 80%, क्योंकि अब हमने जो हम ऑलरेडी सेल्स फोर्स की मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रहा था, उसको भी तो हम पैसे दे रहे थे ना अपनी चीज़ों को उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको हम पैसे नहीं दे रहे होंगे, डायरेक्ट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका होगा। ठीक है। और डायरेक्ट कंपटीशन में क्या है, वहाँ वेंडर लॉयल्टी बैरियर्स हैं, हार्डकोर इंटीग्रेशन हैं, ब्रिटल एंड हार्ड टू चेंज, मिस कराए ये सब फजूल में चीज़ों को ना ड्रैग कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली बस आपको पता चाहिए कि अब आपने क्या करना है थर्ड फेज में, कि आपने अपने इंडिपेंडेंट चीज़ों के ऊपर आ जाना है। ठीक है। और फोर में क्या है कि फिर आपने उसको उसकी क्वालिटी पे काम करना है। क्वालिटी पे कैसे काम करना है, आपने उसको इन्हांस करना है, उसकी गार्ड रेल्स पे काम करना है। गार्ड रेल्स ही होती हैं उसकी लिमिटेशन, उसके कंस्ट्रेंट्स देखने हैं।
ठीक है। और की रिक्वायरमेंट्स को कह रहे हैं इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले डोमेन एक्सपर्टीज चाहिए। ठीक है कि यार मेरा एजेंट जो है ना वो 99% क्वालिटी उसकी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि यार हमारा काम भी चलता है, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना कर लिया है, तो अब हम इन चीज़ों पे काम करेंगे। ठीक है, इसको अचीव करने के लिए भी दो पाथ्स हैं कि हम मॉडल्स को चेंज करें, ठीक है, या जो हम स्किल्स हैं उनको अच्छा बना लें। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ्स भी बताई हुई हैं और उसकी मसाइल भी बताए हुए हैं। बोथ पार्ट्स वर्क्स बोथ आर डिफेंसिबल, लेकिन चॉइस हमारे ऊपर है। ठीक है, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है इस आखिरी फेज में आने की, कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में डीप इंटीग्रेशन कर लें। ठीक है, और थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है कि हम एजेंटिक सॉल्यूशंस कंप्लीट बना दें। तो ये उन्होंने ना हमें बकायदा प्रोटोकॉल बता दिए कि कैसे आपने बिजनेस स्ट्रेटेजी, टॉपिक ही है कि हमने बिजनेस स्ट्रेटेजी बनानी है, तो कैसे हम एजेंटिक एआई में ये प्रोटोकॉल यूज करके हम एक अच्छा भला बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये पीपीपी हमने पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट था, इस पे काफी हमने टाइम लगा लिया। वापस हम समरी पे चले जाते हैं। ठीक है, समरी भी पढ़ लिया। शेडो मोड के बारे में एक अभी रिसेंटली मुझे क्वेश्चन भी आया था। शेडो मोड डिप्लॉयमेंट सिंपल ये है कि यार हम जो है ना वो ऐसे करते हैं कि काम एजेंट करता है एआई, लेकिन हम जो है ना वो उसका आउटपुट डायरेक्टली यूज नहीं करते, हम हमेशा लूप में रहते हैं कि एजेंट ने काम किया, ले हमें भी पता है कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, तो अल्टीमेटली हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये होता है कि प्रोडक्शन रेडी बनाने की एक टूल होती है, प्रोडक्शन रेडी होने से पहले जो है ना शेडो मोड पे काम कर रहे होते हैं। सिंपल इसका ये कॉन्सेप्ट है। फैक्ट्स आ गए कि यार डिजिटल एफटी से कॉस्ट बचत होती है। ठीक है, एग्जांपल उन्होंने एक एसडीआरएस सॉफ्टवेयर डेमो डेमो एसडीआर होता है जो डेमोस दे रहा होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सेल्स में होता है ये, तो उसकी ने केस स्टडी प्रेजेंट की हुई है, तो उसको यहाँ रेफर कर रहे हैं, तो वो आप केस स्टडी पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, लाइसेंस मॉडल इकोनॉमिक्स, बेसिकली जो हमने 4 मॉडल्स पढ़े हैं ना, इधर इन्होंने बताने चाहिए थे इनको 4 मॉडल्स भी। ठीक है, मोनेटाइजेशन मॉडल शायद आगे कहीं ना कहीं जिक्र करेंगे। वो ये है कि या तो हम स्किल्स को सेल कर सकते हैं, ठीक है, या हम आउटकम बेस्ड बात करते हैं कि यार अगर आपको रिजल्ट मिल गया, ठीक है, तो फिर आप हमें पैसे देना। तीसरा ये हम एंटरप्राइज पे जाके अपना पूरा सिस्टम खुद इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चौथा मेरे जहन से अभी निकल रहा है, तो उसमें वो बात करें कि यार अगर लाइसेंस हमने देना है मार्केट प्लेस वाला, कि हम किसी ओपन एआई की तरह मार्केट प्लेस है उस पर जाके जो है ना वो हम अपना स्किल्स या मॉडल या समथिंग लाइक दैट वहाँ पब्लिश कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। तो ये उनकी इकोनॉमिक्स बताई हुई कि यार इस पे इतना आप कमा सकते हैं, इससे आप इतना कमा सकते हैं। ठीक है, पीवीपी पड़ा है, उसकी टाइमलाइन ये है कि $5 से 10 मिलियन की कंपनी कैसे खड़ी करनी है। ठीक है, 24 to 36 मंथ लगेंगे, 2 से 3 साल लगेंगे। ठीक है, पीपीपी से कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। और पिवट ट्रिगर क्राइटेरिया कि अगर हमारे पास 60 to 80 यूजर्स आ गए, 90% की रिटेंशन हो रही है, 10 से 15% मंथली। एमआरआर क्या होता है ये मुझे नहीं पता क्या होता है। ये ग्रो और ये इंडिकेटर्स उन्होंने बताए हैं, तो दैट मीन्स कि आप सही पीपीपी के प्रोटोकॉल्स पर चल रहे हो, तो आप अगले फेज पे पिवट कर जाओ। ठीक है, आगे क्रिटिकल पैटर्न्स हैं 4 मॉडर्नाइजेशन मॉडल्स, सब्सक्रिप्शन, सक्सेस फी, लाइसेंस एंड मार्केट प्लेस, ये हमने जिक्र कर लिया है। 3 रिक्वायरमेंट्स हैं वर्टिकल सक्सेस के लिए, डोमेन एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ये अभी हमने देखा है, डीप इंटीग्रेशन होनी चाहिए, और फिर हम कंप्लीट एजेंटिक के सॉल्यूशंस दे सकते हैं। 6 पिटफॉल्स है, मैनेजर्स क्रिएट अनएक्सेप्टेबल रिस्क्स। ठीक है, कहते हैं कि 5 ऐसे 6 ऐसे अभी भी एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे हमें एजेंट्स को नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। पहला ये कि अगर लीगल डिसीजन एआई खुद देने लग जाए। ठीक है, दूसरा ये कि अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एआई खुद करने लग जाए। तीसरा ये है कि मेडिकल रिकमेंडेशन एआई खुद देने लग जाए। चौथा ये है कि अगर हायरिंग में वो बायसनेस आ गई है, तो हम अभी भी यूज कर सकते हैं। हायरिंग में बायसनेस क्यों आती है, क्योंकि अल्टीमेटली एआई आपका सारी डाटा पे ट्रेन है ना। तो जो हमारी आप ह्यूमन हिस्ट्री देखें, तो पहले आपको पता है कि जो हमारे पीपल ऑफ कलर जिनको कहते हैं, यानी कि हम यहाँ पे जिनको ब्लैक्स कहते हैं, ठीक है, तो ये बड़ी रेसिस्ट टर्म है, वैसे पीपल ऑफ कलर ही कहना चाहिए, उनके खिलाफ एक सोसाइटी में जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती थी। तो जब एआई सारा उसने हिस्ट्री के सारे हायरिंग स्टैंडर्ड्स देखे, तो उसने देखा कि यार जो वेमेन ऑफ कलर होती थी, यानी ब्लैक फीमेल्स होती थी, उनकी तो जो है ना वो हायरिंग कम होती थी। तो उसने किसी ना किसी तरीके से ये बायसनेस इंड्यूस कर ली कि जब कोई ब्लैक फीमेल के रिज्यूमे आएगा ना, तो दैट मीन्स कोई ना कोई उसमें इंट्रिंसिक कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो इसलिए हायरिंग भी बायस हो रही है। तो ये बड़ा एक
आजकल बड़ा एक हॉट टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कशन काफ़ी हो रही होती है कि एआई बेस्ड हायरिंग में जो है क्या रोला बनता जा रहा है। अच्छा, और बाकी ये कि अगर डाटा एक्सेस एआई को अनट्रैक दे दी जाए तब हमारे पास रिस्क बहुत बढ़ जाता है, और अगर कोई ऑडिट ट्रेल ना हो। तो ये अभी भी 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें हम अभी भी एआई एजेंट्स को नहीं इंटीग्रेट करते। रेड फ्लैग फ्रेमवर्क है, वन सिग्नल, येलो फ्लैग, एडिशनल रिव्यू टूल्स है, ये पता नहीं क्या फ्रेमवर्क इन्होंने बताया होगा, इसको मिस कराते हैं अभी क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, कॉमन मिस्टेक है अगर हम अभी भी ये देखेंगे आई यूज एआई बेटर देन यू व्हेन द रियल मोटिव के मुझे डोमेन का ज़्यादा पता है। ठीक है, ये होना चाहिए आपका गोल कि मुझे डोमेन का पता है तो इसलिए मैं यही बेहतर यूज कर सकता हूँ। आप एंथ्रोपिक और ओपन एआई से कम्पीट करने लग जाए तो ये आपकी मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप शेडो मोड की बजाय डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हो तब आपकी मिस्टेक है। ठीक है, जनरल बातें क्यों हैं, ये 3 रिक्वायरमेंट्स है कि डोमेन एक्सपर्टीज होना चाहिए, उसके बाद आपकी इंटीग्रेशन होनी चाहिए, उसके बाद आप कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करें। अगर इसमें से कोई भी एक रिक्वायरमेंट आप मिस करें तो तब भी वो आपकी कॉमन मिस्टेक है, आप नहीं बिजनेस स्ट्रेटजी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। ठीक है, और हम ऐसा करते हैं कि ये जो आखिरी दो है ना, डिजिटल एक्टिविजन और सेलिंग, ये मैं अभी दो इसके साथ ही देख लेता हूँ और ये अलग करते हैं क्योंकि अभी हमने डिजिटल एफटी स्ट्रेटजी पढ़ी है। ठीक है, तो इसमें वो यही कह रहा है कि एग्जैक्टली वही सारी बातें कर रहा होगा कि डिजिटल एफटी का विजन क्या है। और ये मुझे लगता है कि ऐसा टॉपिक है जो कि नया इन्होंने डाल दिया है। नहीं, ठीक है, वही है, डिजिटल एफटी की वही बात कर रहा है कि हमें कस्टम एजेंट्स को डिजिटल एफटी बनाना है। क्या होते हैं वो, जिस तरह स्पेशलाइज्ड वर्कर्स होते हैं जो कि पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं रिलायबली और सारा कुछ। ठीक है, हमारा इसमें वो क्विज क्या भी इतने रेगुलरली अपडेट होता है। जो ये नीचे चैप्टर के क्विजेज हैं। जो हम क्विज देंगे संडे को वो भी इस तरह इतना ही डायनामिक होगा कि मतलब जो जो सिलेबस अपडेट हो रहा है उसी हिसाब यार से होगा इवन पता ओपिनियन। नहीं यार, पता नहीं, लेकिन जनरल बातें ही होती हैं ज़्यादा, बस ये है कि फॉर्मलाइज चीज़ों को ज़्यादा कर रहे हैं, इतना बड़ा चैप्टर बनाने की जरूरत नहीं थी मुझे लगता है। अगर समरी हम अच्छे तरीके से पढ़ लें तो वुड इट बी इनफ। हाँ, बट लेकिन समरी में अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, पहली दफ़ा समरी ही अगर पढ़ें तो आपको उसमें काफ़ी इश्यूज आएंगे, मतलब आपको नई चीज़ समझ आ रही होगी, आपको लगेगा ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो फिर ठीक। आपको थोड़ा सा इधर डिग इन करना ही पड़ेगा उसकी डिटेल में। ठीक है, या तो आप उसको आस्क करके देख लें तो शायद कुछ आपको ज़्यादा सोल्यूशन मिल जाए। अगर आपको ऑलरेडी थोड़ा सा पता है कि यार ये एफटी की बात करेगा तो यही बातें करेगा, फिर हो जाएगा। अगर बिल्कुल पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं और समराइज में जा रहे हैं तो कभी कभी कहीं कहीं मुश्किल आएगी कि यार ये पाथ है, पाथ बी की क्या बात कर रहा है, सो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत आपको मसला होगा। अच्छा, कहते हैं कि यार यही पहले एज ए टूल होता था, फिर अब उसको टीममेट के तौर पे यूज करना है, और वो करने लगे लोग, अब उसको जैसे लेफ्टी के तौर पे यूज करने लग गए। हाँ, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था, वो कहता है कि यार अगर आप कि एआई का ये फायदा होता है कि अगर आपकी चीज़ों को काम करने के गुड हैबिट्स हैं तो अगर आप एआई को यूज करेंगे तो वो गुड हैबिट्स आपके एम्पलीफाई हो जाएंगे, और अगर आपके वेग आइडियाज हैं, बैड हैबिट्स हैं, आप पाइप कोडिंग की तरफ जाते हो तो वो बैड हैबिट्स भी एआई एम्पलीफाई कर देगा। तो ऐसा नहीं कि एआई आप सारी चीज़ें ठीक ही कर देगा, तो एआई एज एन एम्पलीफायर काम कर रहा होता है। ठीक है, वाइब कोडिंग, और अगर एआई की तरफ हम वाइब कोडिंग के साथ चले जाएंगे तो हमारे पास केओस ही एम्पलीफाई होगा। ठीक है, वाइब कोडिंग सिर्फ सिंपल ये होती है कि मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि मैंने वेबसाइट बनानी है, तो उसने शुरू कर दिया, फिर मैं उसे एक एक करके बता रहा हूँ कि यार इसमें ये फीचर लगा दो, इसमें ये कर दो, इसका कलर ये कर दो, वो कर दो। तो जैसे जैसे मैं उसको, जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है उस पर रिएक्ट कर रहा हूँ, तो वो वाइब कोडिंग है। इसका ऑपोजिट होता है स्पेक ड्रिवन, जो कि एक पिछला टॉपिक था जो हम अभी देखते हैं। वो ये कि पहले मैंने उसको सारी स्पेक दे दी कि यार ऐसे बनानी है, तो वो फिर हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ठीक ही बनाएगा पहले में केसेस में ही। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि वो आइट्रेशंस भी उसमें कम हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम वाइब कोडिंग से करेंगे तो उसका केओस उसी तरह एम्पलीफाई हो जाएगा। ठीक है, और वर्चुअल साइकिल क्या है कि स्पेसिफिकेशन ठीक हो तो ए एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कस्टम एजेंट रिलायबल बन जाएंगे, डिजिटल एफटी पे चला जाएगा, कैपेसिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, लार्जर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकेंगे, और इवन बेटर स्पेसिफिकेशन हम कर सकेंगे। ठीक है, तो दोबारा ये सारे रिपीट होने लग जाएंगी। और बात है हमारे पास क्या होगा कि हम एआई को यूज़ करें वाइब कोड करने के लिए और कोड को कंप्लीट करने के लिए। पाथ बी क्या होगा, हम एजेंट फैक्ट्री पैराडाइम के जरिए से डिजिटल एफटीज बनाएं। तो पाथ बी को वो कहते हैं हमें चूज करना चाहिए।
ठीक है। और डिजिटल एफटी की डेफिनेशन है, एप्लीकेशन की मैंने आपको बहुत बता दी है। चैप्टर 7 में ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। कनेक्शन मैपिंग क्या है, 5 पावर रिक्वायर्ड स्टैक, सही है, वो पीछे से कनेक्ट कर रहा है कि जो 5 पावर्स का जिक्र किया था वो भी इसमें आ गया, जो लेफ्टीज में वो चीज़ें आ गई, एएफएफ के स्टैंडर्ड्स आ गए, एसडीडी का भी, एसडीडी भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, ईच चैप्टर कंसेप्ट बिल्ड, ठीक है, ये तो जनरल बातें कर रहा है। बेसिकली ये बुक भी एआई से लिखवाई गई है ना, तो वो बार बार रेफर करता है कि जो मैंने पहले बात की है देखो इसके साथ लिंक हो गई है, हालांकि बुक्स में ये चीज़ें नहीं होती लेकिन ठीक है। अच्छा, द मल्टीप्लायर इफेक्ट कंपाउंड्स, एआई एम्पलीफाई करता है चीज़ों को। वाइप कोड और एसडीडी में जो गैप एग्जिस्ट करता है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। वाइप कोड का क्या होता है कि बग्स आ जाते हैं बीच में, किसी को नहीं पता काम कैसे हुआ है, चेंजेस आ जाते हैं, ये सारे हमारे क्रिटिकल पैटर्न्स हैं। मिस्टेक्स क्या है कि हम ये भी देखें कि हम एआई को बस काम दे दिया और खुद ही हो जाएगा, तो ये मिस्टेक है। हम ये अगर समझ लेना कि एआई से डिसिप्लिन ऑप्शनल हो जाता है, तो ये मिस्टेक है, यानी कि डिसिप्लिन अभी भी चाहिए हमें। कितना मुश्किल करके उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, ट्रेडिंग डिजिटल एफटीज इज अ मेटाफोर rather than a logical extension of custom agents engineered for specific organizations। सही है, कहता है अभी भी हम ये समझे कि एफटी का जो कंसेप्ट है ये एक मुहावरतन ही बात कर रहे हैं। अगर हम ये समझे तो ये भी हमारी गलती है। अगर हम पाथ ए चूज कर लें तो हमारी गलती है, जो कि हमने ऊपर देखा। ठीक है, और फेलिंग टू सी हाउ ऑल 7 लेसन्स का यार ये तो फिर अपनी बात ही कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये है सेलिंग एजेंटिक एआई सर्विसेज टू एंटरप्राइजेस पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें ना इन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि एंटरप्राइजेस क्या क्या चीज़ें देखती हैं, और अगर आप सीईओ से बात कर रहे हैं, सीएफओ से बात कर रहे हैं, एआई इंजीनियर से बात कर रहे हैं, तो आपने क्या क्या चीज़ें पिच करनी है। तो इसमें सिर्फ वो बहुत चीज़ बताई हुई है, बिजनेस स्ट्रेटजी सारी इसी में ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने बताया कि एंटरप्राइज को क्या प्रायोरिटाइज करना है, क्या चीज़ कस्टमाइज करनी है, क्या उनके पार्टनरशिप्स हैं, क्या वो कंसल्टेशन चाहते हैं कि नहीं चाहते, कि डोमेन एक्सपर्टीज उनके पास है या नहीं है, बिजनेस यूनिट उनका फोकस क्या है, कि हमें आरओआई चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, या हमें एफिशिएंसी चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी। और आउटकम बेस्ड प्राइसिंग, कि वो कितनी बजट है उनका, या मतलब कितना बजट है, तो अगर ये चीज़ें आपको पता है तो फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी एंटरप्राइज को मैंने टारगेट करना है। ठीक है, और इसमें 3 कोर चैलेंजेस ये हैं कि इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, एज द टर्म सजेस्ट, ये तो फेयरली सिंपल है। टेक्निकल एक्सपर्टीज कम होता है और सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, ये हमारे पास कोर चैलेंजेस आ जाते हैं। और पैराडॉक्स ये है कि 75% कंपनीज ने ऑलरेडी एआई अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन पैराडॉक्स इसको इसलिए कहते हैं, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे ना, कि उसमें से 25% को भी उस तरह का रिजल्ट नहीं मिला जिस तरह का वो चाहते हैं, तो इसलिए ये पैराडॉक्स है कि अडॉप्ट कर ही जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। सही है। क्रिटिकल पैटर्न उसने ये देखें कि अगर हम सीएफओ के लिए कर रहे हैं तो हमें आरओआई और कॉस्ट रिडक्शन के चूरन बेचना है। इन अदर वर्ड्स, सीईओ के साथ बात करें तो हमें एफिशिएंसी, क्योंकि ऑपरेशन ऑफिसर होता है, कि ऑपरेशंस एफिशिएंट हो सकते हैं, चीज़ें स्केल हो सकती हैं। अगर हम, इफ आई का मुझे नहीं पता क्या होता है, टी का तो होता है टेक्निकल, ठीक है, तो उसको हम इंटीग्रेशन सिक्योरिटी, आई में भी इंटीग्रेशन का ही होगा। ठीक है, और सीईओ से बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको हमने ये कहना है कि आपकी कंपनी का कंपैरेटिव एडवांटेज कितना चला जाएगा। ठीक है, बाकी अच्छा था ये मॉड्यूल। ठीक है, इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, जिन लोगों का सेल्स में एक्सपीरियंस है या जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं ना, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें एक बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। ठीक है, तो उसमें भी उन्होंने बताया कि यार अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन दे कि हमें एआई का पता है पहले ही कि 75% है हमारे पास, 75% कंपनीज ने एआई अडॉप्ट कर लिया लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो आपने उसको कैसे जवाब देना है। ठीक है, आउटकम बेस्ड प्राइसिंग कैसे करनी है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड कैसे करनी है, फिक्स प्राइस देनी है या नहीं देनी। ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में, इस मॉड्यूल में है। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन फेजेस भी बताए हैं कि यार डिस्कवरी फेज होता है 4 से 6 वीक्स का, फिर आप प्रोटोटाइप करते हो, फिर आप पायलट बनाते हो, फिर आप उसको स्केल करते हो। और बिल्ड पार्टनरशिप फ्रॉम डे वन विद हाइपर स्केलर्स, एलएलएम प्रोवाइडर्स, वर्टिकल स्पेशलिस्ट, साइंस वेंडर्स। ठीक है, अगर आप कोई बड़ी कंपनी खोलोगे तो आपको इन लोगों के साथ काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, हाइपर स्केलर्स, एजोर और क्लाउड जो कंपनीज AWS हैं वो आपकी चीज़ों को स्केल करने में मदद करती हैं। एलएम प्रोवाइडर्स डेफिनेटली आपको एजेंट तो लगाओगे ना बीच में। वर्टिकल स्पेशलिस्ट ये आप जिस नीच में काम करो, एजुकेशन में काम करो, तो एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स के साथ मिलना पड़ेगा। सास वेंडर्स ये है कि अगर आपने अपना एजेंटिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है लेकिन फिर भी आपने कोई शिप करनी है वो चीज़, तो आपको कोई वेब ऐप, कोई ऐप तो चाहिए होगी ना, तो वो सॉफ्टवेयर एज ए सोल्यूशन भी इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा उसमें। ठीक है, और ये है कि कॉमन मिस्टेक्स, अगर आप चीपेस्ट ऑप्शन अपने आप को कि हम चीपेस्ट ऑप्शन है तो एंटरप्राइजेस को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक होगी अगर आप ऐसे को, तो बिजनेस वालों को टेक्नोलॉजी सेल कर रहे हो, टेक्नोलॉजी वालों को बिजनेस सेल कर रहे हो।
तो ये चीज़ भी सही नहीं होगी। ठीक है, आउटकम बेस्ड मॉडल्स पे मार्केट आ गई है कि यार मुझे रिजल्ट कितना मिलेगा, उसको आप आउटकम की बजाय आप ये कहो कि यार हम सस्ते में और थोड़ी चीज़ों से करके दे रहे हैं, तो ये भी आप ये गलती है। ठीक है, और ट्राइंग टू सेल अलोन विदाउट अ पार्टनरशिप, तो ये आपकी गलती होगी। ठीक है, तो अब ये सेलिंग वाले पार्ट हमने सारे कवर कर लिए। अब तो छोटी सी चीज़ें रह गई हैं AIDD की, AI ड्रिवन डेवलपमेंट और स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। ठीक है, AI ड्रिवन डेवलपमेंट क्या है कि हम स्पेसिफिकेशन फर्स्ट मेथोडोलॉजी कि हम अब कोई भी काम करें, स्पेसिफिकेशन उसकी पहले लिखें, ठीक है, और वो AI को दें और उससे काम करवाएं। उस स्पेसिफिकेशन उस मेथोडोलॉजी स्पेसिफिकेशन मेथोडोलॉजी के 9 करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि स्पेसिफिकेशन ड्रिवन कि उसमें एक स्पेक होनी चाहिए। AI ऑगमेंटेड, यानी उस AI के साथ आप उसमें जो है ना वो काम कर रहे हो, ऐसे काम करवा रहे हो। एजेंट ऑर्केस्ट्रेटेड के एजेंट्स को यूज करते हुए काम कर रहे हो। क्वालिटी गेटेड के उसमें लिमिटेशंस आपने डिफाइन की हो, गार्ड रेल्स डिफाइन की हो ताकि आपकी क्वालिटी ना डिग्रेड हो रही हो। ठीक है, वर्जन कंट्रोल्ड का मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आइटरेटिवली AI भी सीख रहा है, आप भी सीख रहे हो और आप उसको इम्प्रूव करते जा रहे हो, तो आपका वो वर्जन कंट्रोल ये मतलब है कि पहले पता है आपको कि वर्जन 1 में मैंने ये चीज़ शिप की थी, वर्जन 2 में मैंने ये फीचर्स इन्हांस कर दिए। ह्यूमन वेरीफाइड, यानी कि अभी भी ह्यूमन उसमें इन्वॉल्व हो, ह्यूमन लूप हो। आइटरेटिवली रिफाइंड और वर्जन कंट्रोल्ड दोनों सेम चीज़ इस तरह से भी हैं कि यार आइटरेटिव तो दोनों में हो रही होती है, वर्जन कंट्रोल में ये कम से कम आपके पास पिछला वर्जन भी होना चाहिए। और आइटरेटिवली डिफाइंड ये है कि आप आइटरेटिवली जब करते रहोगे तो वर्जन्स बनते रहेंगे। और डॉक्यूमेंटेशन एम्बेडेड कि उसमें हर किस्म की Claude.md स्किल्स मार्कडाउन वगैरह सारे होने चाहिए। और प्रोडक्शन रेडी कि अल्टीमेटली जब वो बन जाएगा तो हम उसको शिप भी कर सकें। तो ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इन मेथोडोलॉजी के आप साथ चलोगे ना तो आप कहोगे अब आप AI ड्रिवन डेवलपमेंट करते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीज़ों को लेकर चलना है। और टी शेप से M शेप की तरफ हम चले जाएंगे। टी शेप ये होता है कि पहले आई होता था, आई होता है कि सिंपल एक स्किल है एक बंदे के पास। टी होता है एक स्किल है और वो उसको थोड़ा सा इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है, कोई लेट्स से मैनेजर छोटा सा बन गया। M ये होता है कि 3 स्किल्स हैं, 4 स्किल्स हैं, या 2 आउटर स्किल्स हैं और 2 इनर स्किल्स हैं, यानी कि 3 होती हैं इसमें। एक 2 आउटर स्किल्स हैं और बीच में उसको डीप एक्सपर्टीज हो रही है, जैसे कि एजेंटी की यही भी आता है, उसको उसको बिजनेस स्ट्रेटेजी भी आती है, और बीच में वो क्या देख रहा है कि अब मैंने उसको शिप कैसे करना है। तो हमें NM शेप की तरफ जाना है। ठीक है, इसके बारे में मैंने लिंक्डइन पे भी रिसेंटली पोस्ट किया था, एक लिंक्डइन पे भी यार मुझे कनेक्ट करने सारे। खैर, आगे वो कह रहा है कि सिस्टम कंप्लीटनेस ओवर इंडिविजुअल स्किल, एग्जांपल्स देके पहले वो शुरू करता है, तो उसी को ही वो मेंटल मॉडल्स में लेकर आ रहा है कि यार इस बंदी ने एक वीक में एक प्लेटफॉर्म बना लिया। ठीक है, लेकिन क्योंकि 9 पिलर्स नहीं थे उसमें तो सब चीज़ें साइलोज में चली गई, तो उसकी वजह से नुकसान हो गया और ये वो। तो हमें इन 9 कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करना है। 9 पिलर्स आ गए सारे। 9 पिलर एड्रेस वन स्पेसिफिक बैरियर, ये AICLI वर्किंग अलोन, मार्कडाउन एज अ प्रोग्रामिंग, ये सारे अलग अलग चीज़ें थी। ठीक है, तो इनको अब हमने इनको लेकर आना है। जो ऊपर मैंने बताया ना चीज़ें, स्पेक ड्रिवन, ए ऑगमेंटेड का मतलब है कि हमें CLI यूज़ करनी है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है हमें मार्कडाउन यूज़ करना है। ऑर्केस्ट्रेशन में तो डेफिनेटली CLI यूज़ करनी है, लेकिन ये सारी चीज़ें MCP यूज़ करना है। ये फर्स्ट ID होना चाहिए। लिनक्स की का भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि ये रिकमेंड करते हैं कि हम यूज़ करें, लेकिन हम नहीं करते। TDD यानी टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट से काम करना है। तो यही सारी चीज़ें हमारी AI ड्रिवन डेवलपमेंट में आ जाएंगी। एमशो डेवलपर प्रोफाइल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, और पार्शियल वर्सेस कंप्लीट ऑप्शन के अगर हम इनमें से 6 आउट ऑफ 9 भी पिलर्स करेंगे ना तो हमारे पास कंप्लीटेंट गैप आएगा, तो हमें पूरे के पूरे पिलर्स करने चाहिए। ठीक है, और इंटीग्रेशन क्रिएट्स अ सिस्टम इफेक्ट, पिलर्स डिपेंड ऑन ईच अदर। स्किल्स और MCP का अलग अलग पिलर है, तो स्किल्स होंगी तो MC अगर MCP होगा तो हमें आउटर डाटा से कनेक्शन कर सकेंगे ताकि स्किल्स उस पर यूज कर सके। ठीक है, SDD होगा तो फिर ही हम स्ट्रक्चर अच्छा बना सकेंगे। मार्कडाउन होगा तो हम डेफिनेशन कर सकेंगे। तो इसलिए एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करते हैं ये पिलर्स। सही है, और बाकी वो क्या कह रहा है कि की फैक्ट्स क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स दोबारा बता रहा है, पिलर्स बता रहा है। M शेप की बात दोबारा हो गई। रियलिस्टिक लर्निंग पाथवे, पहले 6 महीनों में पहले 3 पिलर सीखे यार, फिर अगले 6 महीनों में अगले 3 पिलर सीखे, फिर अगले 6 महीनों में अगले 3 सीखे, तो 2 साल के बाद आपकी मास्टरी हो जाएगी।
और इस तरह की उसने हमें लर्निंग पाथवे बता दिया है। ठीक है, की टूल्स पर पिलर, अगर हमने पिलर 1 देखना है तो CLI में हमारे पास क्लाउड कोड है, जेमिनी है। अगर हमने पिलर 4 देखना है तो हमारे पास कर्सर है। ये आपको मैप करना पड़ेगा आपकी किस पिलर को किसके साथ कर रहे हैं। बेहतर ये है कि आप यहाँ से जब देखेंगे ना तो इसमें नीचे टेबुलर फॉर्म में ना उसने चीज़ें दी होती हैं। आई होप इसमें भी दी हो। ये देखो, नहीं है तो वो बता रहा है कि अगर 6 पिलर्स हैं, 9 पिलर्स हैं। और यह सबसे अच्छी बात ये भी होती है कि वो ये भी बताता है 9 पिलर्स ऑफ AIDD, ये हेल्प अंडरस्टैंड विच पिलर आई एम ऑलरेडी यूजिंग एंड विच आई एम मिसिंग। ठीक है, तो जो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, इसको अल्टीमेटली हमने अब प्रैक्टिकली अपनी अगर उसमें इंप्लीमेंट करना लाइफ में, तो जो ये ट्राई विद यही वाले मॉड्यूल जो है ना, ये आप सारे करके देख लें। आपको आपकी जो है ना वो आंखें खुल जाएंगी कि भाई क्या चीज़ें हैं और मैं अभी तक कहाँ पे हूँ और मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो AI ड्रिवन डेवलपमेंट का ये कॉन्सेप्ट है। और अगर हम स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट पे आ जाएं तो ये AI ड्रिवन डेवलपमेंट का एक मेथडोलॉजी है कि SDD, जहाँ पे आप पहले पूरी स्पेक लिखते हो कोड लिखने से पहले, फिर AI एजेंट उसको इम्प्लीमेंट करता है और डिज़ाइन आर्किटेक्चर वैलिडेशन पे वो खुद ही फोकस कर रहा होता है। ठीक है, तो वो इक्वेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बताई है कि वो कहते हैं अगर आपका वेग आइडिया उसको आप AI को देते हो ना, तो 5 आइट्रेशंस तो लगनी लगनी है, उसके साथ मिसअलाइनमेंट की आइट्रेशंस भी लगेंगी, वो बहुत हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने क्लियर स्पेसिफिकेशन AI को दे दिया ना, तो 1 से 2 आइट्रेशंस में ही AI वो काम कर देगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, ये क्विज में आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है ये, क्योंकि इसका इसमें मेन पॉइंट है ये कि यार ये कैसी क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन में क्या था, जो वट एवर कोई भी इसके मतलब कुछ ना कुछ वो पूछ लेंगे। और SDD के भी 6 फेज हैं। अच्छा, असल आपने ये चीज़ें देखनी है कि इन्होंने ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ना बहुत फॉर्मलाइज किया हुआ है। ठीक है, तो उन चीज़ों को फ्लैश कार्ड्स की मदद से भी करें कि यार SDD का मैं जिक्र करूं तो उसमें 6 फेज वर्कफ्लो था, अगर मैं AIDD कह रहा हूं तो उसमें 9 मेथडोलॉजीज थी। तो उनको थोड़ा सा जहन में रखें। और उसमें निमोनिक्स भी होते हैं, उसके जरिए से भी लोग यूज करते हैं, बट वो जहन में हो जाएगा ना तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग तो आ ही जाएगी। जैसे अगर मैं सिंपली ये बात कहूँ कि 6 फेज वर्कफ्लो में सबसे पहला है स्पेसिफाई। तो स्पेसिफाई का वो पता है, वो स्पेसिफाई का मतलब यही है कि मैंने चीजें स्पेसिफाई कर दी हैं, डिफाइन करना है कि व्हाट एंड व्हाई। ठीक है, क्या वो वही पता चलिए कि पहला है स्पेसिफाई। ठीक है, स्पेसिफाई, क्लैरिफाई, प्लान। क्लैरिफाई क्या है, रिमूव एम्बिग्यूटी, प्लान क्या, डिजाइन के कैसे चीजें लेकर चलनी है, फिर वो टास्क में बेयर डाउन करेगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगा, फिर उसको वैलिडेट करेगा मैंने ठीक किया भी है कि नहीं ठीक किया। ठीक है, तो ये 6 फेज जो है ना वर्कफ्लो चलेगा स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट का। ठीक है, और 4 स्पेसिफिकेशन क्वालिटीज कि उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए जो हमने भी स्पेक लिखी होगी। अच्छा, इससे मुझे ये लर्निंग हुई कि मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है और मेरे पास एक उसकी स्पेक ऑलरेडी थी, लेकिन वो बड़ी वेग थी। मैंने जेमिनी से ना उसको इनहांस करवा के किया, लेकिन मेरी बहुत एट्रेशंस लगी उसमें, मेरा कुछ 100 क्रेडिट्स कीरो के चले गए। तो मैंने अगर ये पहले पढ़ा होता ना तो मैं इसमें भी फुल लेसन के एंड पे जाऊं तो उसने दिया हुआ है राइट स्पेसिफिकेशन या इवेल्युएट योर करंट वर्कफ्लो या एसटी वाइब कोडिंग के तो बाद में आते हैं। तो मैंने उसको ये बताना था कि यार इस स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट के ये 6 वर्कफ्लो वो चीज़ें हैं और ये उसकी क्वालिटीज़ हैं स्पेक की, के क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें सारे सिनेरियोज कवर हो, कंस्ट्रेंट्स उसमें डिफाइन होने चाहिए और उस वो टेस्टेबल भी हो बाद में, कि जब वो हो जाए तो टेस्ट भी कर सके। इस बेसिस पर मुझे ये जो मैंने आपको स्पेक दी है ना, इसको मुझे चेंज करके दे दो, मुझे चेंज करके देता, फिर उस पर मैं काम करता ना तो मेरे आइट्रेशन भी बच जाती, मैं उसको टेस्ट भी अच्छे से कर सकता। अभी भी टेस्ट में ऐसे करूँ मेटा मैं खुद उसको प्रॉम्प्टिंग की टेस्ट बात करूँ। है ना सारी। हाँ, मैंने मेटा प्रॉम्प्टिंग ही की, लेकिन उसमें भी मेरे पास डोमेन नॉलेज नहीं था स्पेक लिखने का, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो वो इस तरीके से क्विज की हद तक तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने लॉन्गर रन में भी ये अप्रोच रखनी है सबने। ठीक है, अब मुझे पता है टाइम ज़्यादा हो गया है, 12:30 तक बात चली गई है, बस ये आखिरी टॉपिक है। ठीक है, हम चैप्टर 2 पे नहीं जाएंगे, चैप्टर 2 बहुत आसान सा है, लेकिन उस पर चलो नहीं जाएंगे, कोई मसला नहीं, बट ये है कि इसको ख़त्म कर लें बस। अच्छा, STD वर्सेस वाइब कोडिंग की वो बात करता है, ये हमने अगले टॉपिक में भी देख लिया था। वो कहता है कि SDD में ये है कि 20% टाइम आप स्पेक लिखने में जो है ना वो लगाते हैं और 80% टाइम वो बिल्ड करने में लगाता है। वाइब कोडिंग में ये है कि 80% टाइम वो कोड कर रहा होता है, 20% टाइम आप फिक्स ही कर रहे होते हो चीज़ों को। ठीक है, तो SDD से आप कम्प्लेक्स सिस्टम बना सकते हो, वो स्केल कर सकते हो। वाइब कोडिंग ये है कि 1000-1200 लाइन का अगर आपने कोई छोटी मोटी चीज़ बनानी तो वो बन जाएगी, लेकिन उसके बाद वो चीज़ नहीं बनेगी। ठीक है, अभी नीचे वो इस अगर डिटेल में जाएंगे तो वो भी बताता है कि वाइब कोडिंग आपको कब करनी चाहिए, जब आपने कोई क्विकली प्रोटोटाइप करना है कोई चीज़ और किसी को दिखाना है तो बस
और ये कि उसको फेंक देना है बाद में कोड को, तो तब आप वाइप कोड करें। अगर आपने जनरली कोई चीज़ बनानी है ना, तो फिर जो है ना वो आप कर सकते हैं। रहील का मैसेज आया है कि चैप्टर 3 इज मोर इम्पोर्टेंट देन चैप्टर 1 एंड 2। बिल्कुल आप सही बात करें रहील, लेकिन असल इशू ये है कि चैप्टर 3 का ना सारा कुछ मैंने जो अभी तक फील किया है ना, कि वो प्रैक्टिकली करके देख लिया हुआ है क्लास में। जो आप चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं, स्किल्स एमडी की बात हो रही है, एमसीकी की बात हो रही है, हुक्स की बात हो रही है, प्लगइन्स की बात हो रही है, वो सारा कुछ हमें असाइनमेंट्स में मिलती नहीं है। हुक्स और एचएलएम बिल्कुल एंड वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो भी इतना मुश्किल नहीं है। असल चीज़ ये है कि जो अगर आपने मैंने जिस तरह चीज़ों को देखा हुआ ना, ऐसे कि मैंने कल को एंटरप्रेन्योरियल साइड पे जाना है, या मैंने किसी को मैं सेल कर सकूं चीज़ के, यार मुझे एआई, एजेंटिक एआई आती है, तो उसके लिए ये फाउंडेशंस हैं जो पहले चैप्टर की हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्विज की बात कर रहे हो तो मे भी चैप्टर 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या आप बिल्कुल प्रैक्टिकल लिखने की बात कर रहे हो, कोडिंग की बात कर रहे हो, तो चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट हो। लेकिन मैं इस चीज़ को भी बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि इसी तरीके से आप फॉर्मुलाइज करते हो बिजनेस स्ट्रेटजीज को, चीज़ों को। सही है। चैप्टर 3 का ये है कि जब हम सैटरडे को शायद सेशन करें तो चैप्टर 3 भी इतना डिटेल में ही पढ़ेंगे। सही है। अभी ये है कि पढ़ाई चैप्टर 1 हुआ है सिर्फ और 2 हुआ है, तो आज सेशन ही उसका इस वजह से हो रहा है। सही है। ख़त्म करते हैं इसको। वो कह रहा है कि एआई आस्क ड्यूरिंग प्लानिंग नॉट इम्प्लीमेंटेशन। एसडीडी में ये होता है कि क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस हैपन इन द क्लैरिफाई फेज, और विदाउट एसडीडी एआई मस्ट गेस रिक्वायरमेंट्स। हाँ अच्छा, इसमें ये भी है कुछ चीज़ें बीच में कि अगर आप जो है ना वो अगर कोई एक पॉइंट से मिस कर देते हो ना, ठीक है, कि उसको आपने अल्टीमेटली कंस्ट्रेंट्स नहीं बताए, ठीक है, तो वो उसको गेस कर लेगा। उसको जब गेस कर लेगा ना, तो फिर उससे वो रिपोर्ट भी कर सकता है स्पेक्स को, कि खुद भी अपनी तरफ से बना सकता है, हेलुसिनेट भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। और डिसीजन फ्रेमवर्क फॉर एसडीडी डेप्थ के फुल एसडीडी कब मुझे चाहिए, अगर मुझे प्रोडक्शन फीचर्स चाहिए या मैंने कोई कम्प्लेक्स सिस्टम बनाना है। अगर मैंने कोई सिंपल यूटिलिटी बनानी है, प्रोटोटाइपिंग करनी है, तो मैं लाइट वेट एसडीडी भी बना सकता हूँ। और अगर मैंने सिर्फ खुद लर्निंग करनी है, या थ्रू अवे कोड है, या ट्रिवियल चेंजेस हैं, तो फिर मैं एसडीडी की बजाय वाइप कोडिंग से भी वो कर सकता हूँ। ठीक है। स्पेसिफिकेशन में 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, इंटेंट होना चाहिए, सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइन होना चाहिए, कंस्ट्रेंट होने चाहिए, नोन गोल्स होने चाहिए, कि क्या नहीं बिल्ड कर रहे, ये वाली मैंने बात की थी। इसका मेरा ना क्वेश्चन क्विज का गलत हुआ था, तो इसलिए मुझे इस पे ज़रा ज़्यादा फोकस है कि अगर हम उसको ये नहीं बताएंगे ना कि हम यार ये नहीं बिल्ड कर रहे, तो वो उसको भी बिल्ड करने लग जाएगा और कॉन्टेक्स्ट उसका ख़राब होगा और सारा कुछ होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पेक का। ठीक है। और पास फेल क्राइटेरिया होना चाहिए, टेस्टेबल हो। डेवलपर ये कोड फर्स्ट करता है और ये करता है, डेवलपर भी स्पेक फर्स्ट करता है, डेवलपर भी होना चाहिए। वाइब कोडिंग तब काम करती है अगर हम न्यू फ्रेमवर्क लर्न कर रहे हैं। ठीक है। कोई अभी आया है, अभी दोबारा आया है कोई, नहीं हो। और एसडीडी कब एसेंशियल है अगर हमने ये चीज़ें करनी है। टास्क साइजिंग रूल, नो सिंगल टास्क शुड एक्सीड 2 आवर्स ऑफ वर्क। कि आपने स्पेक में कोई इस तरह का टास्क नहीं लिखता ना जो 2 घंटा क्लॉड काम ही करता रहे और वो चले ना। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सही है। और बस यही है स्पेक का। मिस्टेक्स में अगर हम देख लें कि हाँ, ये भी एक मिस्टेक बड़ी होती है कि हम पहले काम करके देख लेते हैं कि क्या हो गया है, फिर हम उसमें स्पेक में जाके उसको चेंज कर रहे होते हैं। आपको पहले ही उतनी अच्छी स्पेक लिखनी चाहिए, बट ये स्पेक्स इंप्रूव होती हैं, देन वो वर्जन कंट्रोलिंग में आ जाता है। ठीक है, वो ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं कि एक दफा चीज शिप हो गई है तो उसके बाद दोबारा गए। वेग सक्सेस क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। और नॉन गोल्स को अगर स्किप कर लेंगे तो इससे क्या होगा, स्कोप क्रीप हो जाएगा। ठीक है, जो मैं आपको बार बार कह रहा था। तो ठीक है, स्पेक को आपने एज अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं समझना, लिविंग आर्टिफैक्ट्स हैं कि ये चेंज होते हैं, इनको चेंज करना है बेस्ड ऑन जो भी रिक्वायरमेंट आगे से आ रही है या जो भी आपकी लर्निंग हो रही है। सही है। तो ये हमारा पहला चैप्टर इसमें कवर हो गया। दूसरा बहुत सिंपल है, लेकिन उसको आप एक दफ़ा देखें सारे खुद ही, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि दूसरे में तो वो यही बता रहा है हेडिंग्स के लिए हमें हैशेस यूज़ करनी है। ठीक है। इसकी समझी है कि नहीं, कौन से हेडिंग्स के लिए हैश यूज़ करनी है। और एक डिटेल है थोड़ी सी, देख लें तो आप तो खुद ही ज़्यादा बेहतर, क्योंकि अभी बड़ा टाइम लग जाएगा कि यार जंप नहीं करना। ठीक है। और सब टास्क उसका ये है, ये उसका ये फीचर होता है। लिस्ट के लिए ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का अलग कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट में डिपेंडेंसीज भी होती हैं। ठीक है। और अनऑर्डर्ड को हम इन 3
से, मतलब स्टार, स्टेरिक और टैग से भी कर सकते हैं, ठीक है। और ब्लॉक शोइंग एग्जांपल में हमारे पास कोड इनलाइन भी होता है, और हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट कोड ब्लॉक्स भी होते हैं। इनलाइन के लिए हम एक बैकटिक यूज़ करते हैं, और बाकी के लिए हम जो है ना पाइथन, बैश या टेक्स्ट वगैरह का लैंग्वेज दें, तो वो उससे फ़ायदा ये होता है कि बेसिकली एआई को भी कॉन्टेक्स्ट पता चल जाता है कि इस लैंग्वेज में बात हो रही है, ठीक है। और लिंक्स एंड इमेजेस का एक कॉन्सेप्ट है कि लिंक में आपको ऑल टेक्स्ट देना चाहिए, इमेजेस में ऑल टेक्स्ट देना चाहिए, यूआरएल में टेक्स्ट देना चाहिए, और इस ये मीनिंगफुल होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्लिक हेयर, ठीक है। इसकी बजाय होना चाहिए पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, ताकि उसको पता हो कि ये किधर चीज़ जा रही है, ताकि इसके मुताबिक वो अगर कोई चीज़ इन्हांस भी करना चाहे तो वो कर सके, ठीक है। तो बस इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। चैप्टर 2 में इधर डिटेल में आपको देखिएगा। और चैप्टर 3 मैंने अभी शुरू किया है, इसके मैं सेक्शन बी पे पहुंच गया हूँ। ए में तो वही चीज़ें चूरन बेच रहे हैं कि यार क्लॉड क्यों, क्लॉड कैसे आया, क्लॉड में ये क्या चीज़ें होती हैं, सिंपल सिंपल ये सेटअप है। सेटअप हम क्या ही पढ़े, सेटअप तो कर लिया हुआ है सारा। बी तक मैं पहुंच गया हूँ, बी में वही आ गया, अब स्किल्स आ गया और एमसीपी आ गया, ठीक है। वो चीज़ें जो हम इतनी दफ़ा पढ़ चुके हैं, इवन उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, स्किल्स क्या है, उसके एक्सरसाइजेज, एमसीपी क्या है, ठीक है। यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ अभी। अब आगे नहीं मुझे पता, आगे वही, ये तो वही है जो बिल्कुल लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। रैल्फ बिगम लूप है, ठीक है, टीम्स हैं, प्लगइन्स हैं, हुक्स हैं, हुक ओवर की एग्जांपल आ गई, और बस आई गेस तो ये हो जाएगा कवर। 3 वाला चैप्टर भी इतना मुश्किल नहीं है, सही है। तो बस यार ये मैंने आज के लिए कवर करना था, ये मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है। और टाइम हमारे पास कम है, तो मैं ये आप लोगों से नहीं कह सकता कि अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछे, अगर किसी का कोई सवाल है तो उसको मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको वॉइस नोट पे उसका जवाब दे दूंगा। ऐसे ही कर सकते हैं अभी, और तो किसी तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इससे ये हो जाएगा कि जिस बंदे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था ना, तो कम से कम उसको एक ये जिस्ट मिल गया कि ये टॉपिक्स कवर्ड है, तो अब वो डिटेल में घुस सकता है इन टॉपिक्स की, जो उसको पता है। अगर उसको AIFF का पहले नहीं पता था, आज पहली दफा पता चल गया होगा, तो AIFF को वो ऐसे गूगल करके खुद भी लर्निंग ले सकता है कि यार वो क्या काम करती है। AIFF नहीं है, AAIF है, मैं हर दफा गलत बोल देता हूँ। तो ये फायदा था बस, इससे मेरी भी रिवीजन हो गई। और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि यार हम ये एक समरी वाला सेशन कर लें, तो वो भी हमने कर लिया। बाकी अगर किसी का कोई एंडिंग नोट्स हैं तो जल्दी से शेयर करें, वरना मुझे भी इजाजत दें फिर। नहीं यार, ठीक है, थैंक यू यार। सो काफी एफर्ट थी इस सारी चीज को रैप हाँ, रैप अप बहुत भी करने डिटेल में वाली थी बात चीज़। है, काफी है, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा ही है। बस यार बॉयज मेहनत करें। मैं तो सिर्फ, मुझे थोड़ा सा मसला ये है कि हम बहुत स्लो स्लो चीज़ें लेकर चल रहे हैं, डेफिनेटली सबको साथ लेकर चलना है, तो लोग पता नहीं क्या क्या कुछ बना चुके हैं, और हम एमसीपी और स्किल्स पे ही पहुंचे हैं अभी सिर्फ। बुक अच्छी है, मैंने देखी है, इसके चैप्टर 30-32 में सारी वही चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ कि हमें जल्दी जल्दी पढ़ाएं, लेकिन पहले इतना कुछ कवर करने वाले हैं। स्पेक कैसे लिखनी है, एसडीडी की स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होती है, फिर डेफिनेटली होस्टिंग कैसे करनी है, क्यूबरनेटीज पे, वो सारी चीज़ें तो वो पढ़ेंगे तो हम वहां तक जाएंगे। तो मैं तो सोच रहा हूँ एग्जाम के बाद खुद बुक एक दफ़ा खुद ही ख़त्म कर लूँ, चाहे हम Q2 शुरू करें बाद में या जैसे भी करें। तो एनी हो, इजाज़त दें यार। और मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, और हम इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना यूट्यूब पे भी चली जाएगी, वहाँ से सब लोग देख भी सकेंगे, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सोहेल। थैंक यू यार, स्टॉप।